अपने विकल्पों पर विचार करते हुए काल ने अपने सिस्टम इंटरफेस को स्क्रॉल किया। उपलब्ध कौशल अंक 51। अब यह ऐसी चीज थी जिस पर काल काम कर सकता था। क्लास के कई विकल्प उसके पास मौजूद कौशल से संबंधित थे। अगर वो एक और लड़ाकू कौशल जोड़ता तो उसे एक और विकल्प मिलने की संभावना थी। 50 अंक भयंकर हमला। हर बार जब किसी दुश्मन को बीस्ट मास्टर या बंधुआ जानवर द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो बीस्ट मास्टर या बंधुआ जानवर द्वारा किए गए नुकसान को 1 मिनट के लिए बढ़ा दें। यह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, और भले ही इससे कोई नया वर्ग विकल्प नहीं मिलता, फिर भी यह एक ऐसा कौशल था जिसे वह हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा यदि उसने कोई वर्ग कौशल चुना भी तो उसे पाने का यह उसका आखिरी मौका होगा। भगदड़ सीखा। नया उन्नत वर्ग विकल्प उपलब्ध। ये संभवतः सबसे अच्छी खबर थी। काल ने नई छवि की ओर मुंह किया और नाम देखकर मुस्कुराया। बीस्ट मास्टर पैकमास्टर नाम में यह इतना मिलता जुलता था कि यह उस रास्ते के करीब ही था जिसे वह चाहता था। एकमात्र सवाल यह था कि यह एक अच्छी कक्षा थी या नहीं। पैकमास्टर को बंधुआ जानवरों से आधार आंकड़ों का बढ़ा हुआ प्रतिशत प्राप्त होता है। वर्णन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतना मददगार नहीं था, इसलिए काल कौशलों की ओर बढ़ गया। पैक रणनीति। बंधुआ जानवरों और पैकमास्टर द्वारा की गई क्षति और उपचार में प्रति रैंक 10% की वृद्धि हुई। फ्लैट स्टेट बोनस के साथ बहस करना कठिन था, लेकिन यह एकमात्र वर्ग क्षमता नहीं थी जो पैकमास्टर को मिली थी। बेस्टियल चैंपियन। जब पैकमास्टर के पैक को खतरा होता है तो उसे गति, शक्ति और भाग्य के आंकड़ों में बोनस मिलता है। एक वर्ग के लिए 2 निष्क्रिय कौशल, और वे दोनों ही काल के दिमाग के लिए उपयोगी थे। वे उसके लड़ने के तरीके और समूह के भीतर उसकी भूमिका के अनुकूल थे। वास्तव में अपनी कक्षा बदलने का फैसला करना, भले ही उसके पास ज्यादा विकल्प न बचे हों, काल के लिए एक अजीब बात थी। इसलिए फैसला लेने से पहले उसने अपने कौशल की जांच की। आक्रमण कौशल। टियर 4 कौशल चुना गया। मैक्स मुख्य कौशल कोई उपलब्ध नहीं। रक्षात्मक कौशल उपलब्ध कौशल बाधा ताजा। काल को पता था कि उन रक्षात्मक कौशलों के टियर 3 संस्करण उपलब्ध होंगे जब वो उन्हें खरीदेगा, लेकिन उसके पास इस क्लास मेनू से कोई विकल्प चुनने के लिए सीमित समय था। ट्रायल्स की तरह वो इस इवेंट का लोट्स बन सकता है, जिसे चुनाव करने के बजाय सिर्फ इधर उधर खेलने के कारण बाहर कर दिया गया। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था। काल ने गहरी सांस ली और पैकमास्टर की छवि पर अपना हाथ रखा। मैं बीस्ट मास्टर पैकमास्टर को चुनता हूं, उसने कहा। वर्ग परिवर्तन प्रसंस्करण अपग्रेड पूर्ण। पिछले वर्ग कौशल अपग्रेड लॉक। नया कौशल वृक्ष अनलॉक। पैकमास्टर कौशल वृक्ष 50 अंक। फॉलो मी लिटिल वन। किसी ज्ञात कौशल को किसी संगत लक्ष्य को सीधे सिखाएं। 50 अंक। पैक फर्स्ट एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण सीमाओं को हटा देता है, लेकिन जब भी इसे बंधुआ जानवर पर उपयोग किया जाता है तो सामग्री की लागत में वृद्धि होती है। 50 अंक। क्षेत्रीय पैकमास्टर द्वारा किए गए सभी हमलों में धमकी पैदा करने की संभावना होती है। वे किस प्रकार के नाम थे? काल निश्चित रूप से दूसरों को बताने के लिए नए नाम बना रहा था जब वह भविष्य में फॉलो मी लिटिल वन का उपयोग करेगा। अगर वो इसका इस्तेमाल किसी युवा जानवर को नया हुनर सिखाने के लिए कर रहा था तो यह एक बात थी, लेकिन अगर वह किसी अन्य कुलीन वर्ग को हुनर सिखा रहा था तो उस वाक्यांश का जोर से इस्तेमाल करना कितना शर्मनाक होगा। हालांकि कौशल पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं थे, सिवाय इसके कि लक्ष्य को संगत होना था। हो सकता है कि वह मंत्र पुस्तकें लिखकर सीधे लक्ष्य को ज्ञान हस्तांतरित कर सके जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। इससे कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वह घंटों या दिनों तक बैठकर किताबें लिखे। वो बस कौशल हस्तांतरित कर सकता है, कह सकता है कि इसमें बहुत ऊर्जा लगती है और इसे दिन भर के लिए छोड़ सकता है। बेशक ऐसा करना वाकई थका देने वाला हो सकता है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा उसे इसका पता नहीं चलेगा। 5 सेकंड में बाहर निकले। काल ने स्वयं को ठीक वहीं खड़ा पाया जहां से वो शुरू हुआ था, एक स्तब्ध स्पेलब्लेड के बगल में जो चुपचाप बैंगनी गोले को देख रहा था। काल ने सीटी बजाई और सभी को आगे आने का इशारा किया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे बर्बाद कर सकते थे, और एक बार जब किसी और को पता चल गया कि यह यहाँ है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। स्थिर काल कोठरी को भूल जाए। ये चीज सिस्टम पत्थरों के एक सक्रिय सेट के रूप में अच्छी थी। क्या तुमने वह देखा? बड़े स्पेलब्लेड ने फुसफुसाया। संभवतः वैसा नहीं जैसा आपने सोचा था। मैंने क्लास अपग्रेड का अवसर देखा, काल ने उत्तर दिया। क्लास अपग्रेड? मैंने दुनिया का अंत देखा, उन घटनाओं का संक्षिप्त संस्करण जो मूल सिस्टम के विनाश का कारण बने। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड ड्रैगन के पैमाने ने वास्तव में इस दुनिया के लिए एक सिस्टम बनाया था, जैसे एक अनोखा
वैसा नहीं जैसा कि अन्य दुनियाओं पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यही कारण है कि जब विश्व ड्रैगन स्केल खो गया तो सिस्टम ध्वस्त हो गया। सिस्टम स्टोन मूल प्रभाव को फिर से बनाने का एक प्रयास है, न कि मूल सिस्टम का स्रोत, उन्होंने समझाया। तो इसने उसके लिए सिस्टम को जगाने की कोशिश नहीं की थी, इसने उसे सिर्फ इतिहास का पाठ पढ़ाया था। वास्तव में ये किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि अगर उसे पूरा और सच्चा इतिहास पता होता तो एक मौका था कि वह पवित्र अवशेषों को खोज पाता जो सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन स्थिति में वापस लाने में उनकी मदद कर सकते थे। काल, क्या हो रहा है? कोर्बिन ने पूछा। बातचीत के लिए समय नहीं है। सभी को विश्व ड्रैगन की शक्ति और उनकी धर्मपरायणता की भावना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, काल ने उत्तर दिया। सचमुच, यह एक धार्मिक कलाकृति है, मकड़ी वाली महिला ने ऐसा नहीं कहा? काल ने कंधे उचका दिए। यह एक सिस्टम आर्टिफैक्ट है, लेकिन जहां तक मैं बता सकता हूं, यह वर्ल्ड ड्रैगन के प्रति वफादारी के साथ सक्रिय है। अगर आप उन्हें पढ़ सकते हैं, तो पट्टिका पर लिखे शब्द इसे समझा देंगे। सबसे पहले लोट्स गायब हो गई, और वो उस गोले के पास भी नहीं थी। वो अभी भी 20 मीटर दूर थी और उड़ रही थी। काल को ये समझने में कुछ क्षण लगा। उसने राय को मना लिया था कि वो उसे हवा में उछाल दे और जब तक वे प्रतीक्षा करते रहें, तब तक उसे पकड़ ले, और जब काल ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया, तब तक वो हवा में ही थी। कुछ ही सेकंड बाद टेसा गायब हो गई, उसके साथ टैमिन सहित कुछ स्पेल ब्लेड भी गायब हो गए। मैं जो कह सकता हूं, उसके अनुसार सबसे अधिक आस्थावान या जिनके जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है, उनके लिए सबसे आसान समय होता है। लेकिन किस्मत से हम सभी इस जगह को ऊपर उठाने वाले के लौटने से पहले ही अंदर और बाहर जाने में सक्षम हो सकते हैं, काल ने कॉर्बिन को सूचित किया, जिसने सिर हिलाया और अपने हाथ जोड़कर उस गोले पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद दाना और ओफेलिया गायब हो गए, फिर स्पेलब्लेड भी गायब होने लगे, और काल, एक जादूगर और रे को उस स्थान की रक्षा के लिए खड़ा छोड़ दिया गया। क्या आप मानव आकार में मजा कर रहे हैं? काल ने पूछा। यह उम्मीद से बेहतर है। लोग मुझसे हॉक की तरह बेवकूफाना सवाल नहीं पूछते। मुझे आश्चर्य है कि मैं दूसरे लोगों को किस प्रजाति की लगती हूँ। क्या वे बता सकते हैं कि मैं एक मकड़ी हूँ? मैं आमतौर पर किले में रहने वालों को सिर्फ गंध से पहचान सकती हूँ। हमें बाद में इसका परीक्षण करना होगा। उन टोकन का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार किया जा सकता है ना? काल ने जवाब दिया। हाँ, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन एक से ज्यादा बार। रे ने काल में आए बदलावों का निरीक्षण किया, क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि टीम में उसके पास सक्रिय रूप से काम करने के लिए नए कौशल हैं। आप जानते हैं, आप लंबे होने के बजाय चौड़े हो रहे हैं, उसने कहा। मैं अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हूं। मनुष्य 20 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। पुरुषों की पूरी लंबाई जल्दी ही बढ़ जाती है, फिर उनमें मांसपेशियां भर जाती है, काल ने समझाया। हाँ, लेकिन आपको और फिर दूसरे मानव पुरुषों को देखो, वे सभी बहुत दुबले पतले हैं। महिलाओं से बमुश्किल मोटे, बस बड़े हैं। नर ब्लडबैथ स्पाइडर बहुत छोटे होते हैं। वे आमतौर पर कैरा से ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन जितनी ज्यादा दाढ़ी होगी, आप उतने ही चौड़े होंगे। काल मुस्कुराया। क्या आपको संदेह है कि मैं इंसान नहीं हूं? रे ने कंधे उचकाए, फिर अपने संशोधित शरीर की गति की प्रशंसा की और प्रभाव के लिए दोबारा ऐसा ही किया। अंधेरे में कोई भी तुम्हें इंसान नहीं समझ सकता। तुम्हारी गंध इंसान जैसी नहीं है, तुम्हारी गंध तो बस काल जैसी है। काल ने कुछ सेकंड तक इसके बारे में सोचा, फिर रे की हरकत की नकल करते हुए अपने कंधे उचका दिए। मेरे शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपने गृह नगर के लगभग सभी पुरुषों से लंबा हूं, लेकिन उनमें से अधिकांश की लंबाई जितनी है, उतनी ही चौड़ाई भी है। खदानों में यह एक फायदा है, इसलिए सभी लंबे लोग सालों पहले ही चले गए होंगे। रे ने एक चक्कर लगाया, फिर काल की ओर मुड़ा। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे ये शरीर पसंद है। टोकन खत्म होने से पहले मुझे ये कौशल सीखना होगा। भूत जानवर और इन प्यारे काले लबादों के साथ मैं चुपके से लोगों को डरा सकता हूँ। भले ही मेरे छिपने के कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे एक शानदार ब्लडबैथ स्पाइडर की तुलना में एक छोटी महिला को नोटिस करने की बहुत कम संभावना रखते हैं। काल ने ठहाका लगाया, क्योंकि रे का मानव रूप 190 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से पतला, लगभग सपाट छाती और आकृति में इतना वक्र था कि उसे निर्विवाद रूप से स्त्री जैसा बना दिया गया था। उसकी त्वचा भी मकड़ी के रूप में उसके चिटिन के खोल की तरह असंभव रूप से काली थी, एक ऐसा रंग जो उसने पहले कभी किसी इंसान पर नहीं देखा था। लेकिन उसकी मानव रूप की चमकती लाल आंखों के साथ यह उस पर अच्छा लग रहा था। खैर, मुझे कहना होगा कि हॉक की तुलना में आपके लिए ये काम बहुत आसान रहा।
रे ने उसे देखकर मुस्कुराई। उसके दांतों की एक पंक्ति दांतेदार किनारों के साथ थी और उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा, जो पॉलिश किए हुए नाखूनों की तरह लग रही थी, जब तक कि आपको एहसास नहीं हुआ कि लाल रंग वही धातुई चिटिन था जो रे की मकड़ी के पैरों जैसा था। जब आपने ये सब जोड़ा तो पाया कि वो स्पष्ट रूप से मानव नहीं, बल्कि एक मानवरूपी राक्षस थी। अब जब जादू स्थिर हो गया था, तो हॉक खोजबीन के लिए बाहर आया। वह नीली और लाल आग की एक धार के साथ दूर तक दौड़ा, अपने पंख फिर से फैलाने में सक्षम होने की खुशी में चक्कर खा रहा था। चूंकि बाकी सभी लोग बाहर आ रहे थे, रेमी भी अन्वेषण करने के लिए बाहर आ गई। क्षेत्र में टूटी हुई चट्टानों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके साथ अच्छी चट्टानें भी हो सकती है। कैरा और थोर अपने स्थानों पर आराम कर रहे थे, कुछ करने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरों के विपरीत, कैरा ने वास्तव में चट्टानें एकत्र नहीं की और उसने पहले ही क्षेत्र को अच्छी चीजों के लिए स्कैन कर लिया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले कि अन्य लोग वापस आना शुरू हो जाएं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और तब तक हॉक के पास उनके लिए एक अच्छी स्काउटिंग रिपोर्ट होगी, ताकि वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले बाहर आने वाले व्यक्ति कोर्बिन थे, जिनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, जो भ्रम में बदल गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रक्रिया पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य लोग संभवतः अपना समय ले रहे हैं, या वे सिस्टम के साथ असंगत हैं और वे एक ऐतिहासिक वीडियो देख रहे हैं। मैंने चुनने में बहुत समय लगाया क्योंकि मेरे पास कई विकल्प थे, काल ने समझाया। ये समझ में आता है। मेरे पास एक विकल्प था। विडंबना यह है कि इसका नाम स्पेलब्लेड क्लास था। मैंने इसे जांचने में कुछ समय लिया, फिर बाद में सिस्टम में बदलावों के लिए खुद को जांचा। मेरे पास अब और भी कई सुविधाएं सक्रिय हैं और यहां तक कि एक इन्वेंट्री विकल्प भी है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास उसी फंक्शन तक पहुंच है और आपने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, कॉर्बिन ने जवाब दिया। काल ने सिर हिलाया। मेरा तरीका दूसरों से अलग है, क्योंकि ब्रॉन्ज ड्रैगन ऑथोस के अनुसार मैं वास्तव में एक क्राफ्टिंग क्लास के ज्यादा करीब हूं। इसलिए मुझे बल्क स्टोरेज बॉक्स का विकल्प मिलता है। ज्यादातर लोगों को अपने सामान रखने के लिए किसी न किसी तरह का स्लॉट सिस्टम मिलता है। कोर्बिन ने उसे देखकर मुस्कुराया और काल ने देखा कि उसकी गोरी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो रहे थे। उम्र के कारण नहीं, बल्कि दाढ़ी के बढ़ने के साथ साथ छाती की लंबाई तक बढ़ने के कारण ये सफेद हो रहा था। यह एक नई बात थी। काल ने पहले कभी नहीं सुना था कि क्लास ऑप्शन का शारीरिक रूप पर कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रिंस कॉर्बिन अपनी उम्र के मध्य 20वें दशक में होने के बावजूद एक बहुत ही विद्वान लंबी सफेद दाढ़ी रखने की राह पर थे। अगली खिलाड़ी डाना थी, जिसने काल को आंख मारी और फिर धीरे से धीमी और शानदार गति से हवा में उछली, जिसने गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी को चुनौती दी और फिर आकाश में एक किक मारी जो रैन के हमले के समान ही थी। सिस्टम ने इस क्लास को मुरिम बैटलमेज नाम दिया। मैंने मार्शल आर्ट्स का एक पूरा सेट हासिल किया जो तलवारबाजी के कौशल और एक नई शानदार क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है, दाना ने बताया। काल को पहले से ही प्रभावित करने वाली चालों के लिए जिस प्रकार का लचीलापन चाहिए था, वो उसने पहले ही दिखा दिया था, लेकिन फिर उसने अपने सिर के ऊपर ब्लेडों की एक पूरी श्रृंखला को बुलाया, जिसने उसके द्वारा फेंके गए पत्थर पर हमला किया। चट्टान को एक जटिल नृत्य में काटा और मारा गया, जिससे पत्थर हवा में लटक गया। यहां तक कि कोर्बिन भी इस नृत्य की जटिलता को देखकर चौंक गए। यह एक शानदार कौशल है। इन ब्लेडों के संयुक्त कौशल से वे लक्ष्य की गति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन बड़े समूहों के खिलाफ वे एक घातक विकर्षण भी होंगे, कॉर्बिन ने कहा। तभी ओफेलिया कुछ निराश सी होकर बाहर आए। कोई उपयुक्त विकल्प नहीं? काल ने पूछा। विकल्प? मैं कुछ शानदार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसने मुझे केवल 2 विकल्प दिए। पहला था फेरल बरसका, जो भालू टोटेम बरसका का थोड़ा उन्नत रूप लग रहा था। दूसरा था टाइटैनिक बरसका, जो एक और बरसका जैसा ही लग रहा था, लेकिन बड़ा था। इसमें बेहतर आधारभूत कौशल थे, इसलिए मैंने इसे चुना। मुझे शायद निराश नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ा ली थी, उसने आह भरी। क्यों न हमें भी दिखाया जाए? अब जब यह आपके पास है, तो कौशल वृक्ष कैसा है? काल ने सुझाव दिया। ये बहुत ही निडर है। बहुत सारे कुंद हथियार और तलवार के हमले, रक्षात्मक बफ्स और ताकत बफ्स। आधारभूत कौशल है प्रति रैंक 30% की निष्क्रिय शक्ति वृद्धि और टाइटैनिक ग्रोथ, जो प्रति रैंक मेरे आकार, शक्ति और स्थायित्व को 20% तक बढ़ा देती है। ठीक है, वेबियर रूप में उग्र होकर और सभी बफ प्राप्त करके, फिर नए बफ का परीक्षण करके देखें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, काल ने पूछा, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या बोनस ने विकास को बढ़ाया या गुणा किया।
ओफेलिया ने बर्सेक्टेरा को सक्रिय किया जिससे उसका वेबिया रूप करीब 4 मीटर लंबा हो गया। फिर उसने टाइटैनिक ग्रोथ को सक्रिय किया और अचानक काल ने अब तक देखे गए सबसे बड़े जानवर के घुटने के कवच को देखा। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से गुणन प्रभाव है। तो 7 मीटर लंबा वेबिया ऐसा दिखता है। ऑक्स द्वारा मारे जाने की बात भूल जाए। इस दर पर आपको हिल जायंट के चाहने वालों से बचना होगा। रे ने हंसते हुए अपनी मानवीय आवाज की संगीतमय टोन से सभी को चौंका दिया। ओफेलिया की गड़गड़ाहट भरी आवाज ने हवा को हिला दिया और रे की हंसी उन्मादपूर्ण हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान के रूप में बातचीत करने के अपने पहले प्रयास के दौरान दूसरों को परेशान करने का इतना बढ़िया मौका मिलेगा। मुझे वो तब ज्यादा अच्छी लगती थी जब वो अकेले में रोमांस के मामले में मेरी किस्मत के बारे में मजाक करती थी। ओफेलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह अपने सामान्य आकार में वापस आ गई। बुरा मत मानो, भालू महिला। देखो कि थोर ने अब तक कितनी बार हमला किया है और वो सबसे अधिक पसंद करने योग्य व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, राय ने कहा। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और सहायक है। धन्यवाद, राय। लेकिन जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको पसंद हो, तो मैं उसे बांधने में आपकी मदद कर सकता हूं ताकि वह भाग न सके। और वह राय है जिसका हम सभी को इंतजार था। हालांकि मैं इसे ध्यान में रखूंगी। कौन जानता है, शायद सच्चा प्यार पाने का रहस्य बस ये सुनिश्चित करना है कि वे भाग न सकें। ओफेलिया ने वाक्य पूरा करते समय डाना की ओर आंख मारी, लेकिन रे ने उसके इशारे को नहीं समझा और सोचा कि वे अब यह केवल वेब क्राफ्टिंग की बारीकियों के बारे में बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों मौलवी बाहर आ गए। वे बहुत उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन बाकी वे वैसे ही थे जैसे अंदर गए थे। मुझे पेड़ों, जादू, अपने ड्रैगन और देवी के बारे में सब कुछ सीखने को मिला, लोट्स ने कहना शुरू किया। टेसा ने सिर हिलाया। मुझे भी अतीत का एक दृश्य दिखाई दिया, लेकिन पहले उसने मुझे बताया कि कोई वैध अपग्रेड मार्ग उपलब्ध नहीं था। लोट्स ने अपनी बचपन की दोस्त की ओर इशारा किया। वह, इसने मुझे भी यही बताया। फिर यह महत्वपूर्ण बातों पर आ गया। हमें क्या अपग्रेड करना चाहिए था? काल हंसा और राय ने छोटे पादरी के सिर पर मुक्का मारा। ये सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए अपने वर्ग को उन्नत करने का अवसर था, और संभवतः गैर सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्ग प्राप्त करने का। हम देखेंगे जब और लोग बाहर आएंगे। बाकी स्पेलब्लेड वास्तव में अपना समय ले रहे हैं। काल ने राय के आकलन से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वे हैं। उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो रही होगी। कॉर्बिन के पास केवल एक विकल्प था, और यह वही था जो वह चाहता था। लेकिन कुछ अन्य लोगों के पास केवल एक अपग्रेड पथ से अधिक विकल्प हो सकते हैं। या यदि उनमें से कुछ के पास कोई वर्ग नहीं है, लेकिन उनके पास विकल्प है, तो वे जागृत हो सकते हैं। दिव्य इंजेक्शन व्यापक होने से पहले आपके कितने स्पेलब्लेड भर्ती किए गए थे? कॉर्बिन ने कंधे उचका दिए। उनमें से अधिकांश 4 आरोही वाले नहीं, वे सभी छोटे हैं। एमली और मफिन दोनों के पास या थे कक्षाएं हैं, और उन्होंने स्पेलब्लेड कबीले के साथ प्रशिक्षण लेना चुना। अन्य 2 में जादू के लिए योग्यता थी, लेकिन इंजेक्शन के लिए नहीं। बड़े लोग सभी शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित जादूगर हैं, और उन्होंने अपने कौशल पर काम करते हुए कबीले में अपना जीवन बिताया है। राय ने उत्सुकता से देखा और स्पेलब्लेड के सामने खड़ी हो गई। क्या आपको लगता है कि जिस छोटी बच्ची को आप मफिन कहते हैं, वो पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि आप उसका नाम लेने से मना करते हैं, या वो पहले भी ऐसी ही थी? कोर्बिन हंसे। वो पहले भी ऐसी ही थी। रोज के बजाय मफिन कहलाना एक सजा थी जो उसे मेरे शिष्य बने रहने के लिए उसके बुरे व्यवहार के लिए स्वीकार करनी पड़ी। जब तक वो कमांडर रैंक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो इससे मुक्त नहीं होगी। ये हमारा समझौता था। राय ने खिलखिलाकर हंसी, फिर एक पेंडेंट पर लगे छोटे से सफेद पत्थर को निकाला। मुझे लगता है कि हम उसे कमांडर बना सकते हैं। वो एक पवन प्राणी है, इसलिए हमें उसे केवल एक पवन पेंडेंट खिलाना होगा, और एक बार जब वो इसे पचा लेगी, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। रूपांतरित मकड़ी ने जोर दिया। यह मनुष्यों के लिए इस तरह से काम नहीं करता है, कॉर्बिन ने शुरू किया। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं लगता कि इसे किसी अन्य छेद में डालने से कोई बेहतर काम होगा, राय ने शिकायत की। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। उसके किसी भी छेद में ताबीज मत डालना। असल में, मैं ये दिखावा करने जा रहा हूं कि मैंने यह नहीं सुना। मेरा मतलब ये था कि मनुष्य पत्थर को सीधे पचा नहीं सकता। इसे एक औषधि या टिंचर में बनाया जाना चाहिए ताकि उन पर इस तरह से इस्तेमाल किया जा सके कि वे इसे अवशोषित कर सकें। रे ने भौहें सिकोड़ी। ये बेवकूफ़ी है। मनुष्य इतने जटिल क्यों है? अगर मैं ये पत्थर किसी छोटे पवन पक्षी या मकड़ी को दे दूं, तो वह सीधे विकसित हो जाएगा। स्पेलब्लेड ने आह भरी और कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता कि मानव शरीर ऐसा क्यों है।
लेकिन हम वास्तव में विकसित नहीं हो सकते हैं, और हम संसाधनों का उपयोग जानवरों की तरह नहीं करते हैं। शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बहुत अलग हैं। रे ने पत्थर रेमी को थमा दिया। क्या तुम इसे पीसकर पेस्ट बना सकते हो ताकि जादूगर को खिला सको? रेमी हंसा। अन्य सामग्री की भी आवश्यकता है। मैं देख सकता हूं कि यह दाना जादूगर के लिए उपयोगी होगा, इसलिए यह मफिन जादूगर के लिए भी उसी तरह उपयोगी होना चाहिए। दोनों में से किसी भी जानवर ने यह नहीं देखा था कि उक्त जादूगर परीक्षण स्थल से चला गया था तथा अब उनसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। नागा ने क्या कहा? सब लोग क्यों हंस रहे हैं? मैं सर्प नहीं बोलती, उसने पूछा। वे आपके कमांडर रैंक को आगे बढ़ाने के लिए पवन तत्व पत्थर को काम में लाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे थे ताकि आप अपना नाम वापस पा सकें, काल ने समझाया। और यह कैसे मनोरंजक हो गया? मैं निश्चित रूप से उस मिश्रण को पाने के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन ये कैसे मनोरंजक है? उसने पूछा। यह एक अनुवाद समस्या है। इसका अर्थ तभी समझ में आता है जब आप सरपंच बोलते हैं, काल ने सीधे चेहरे पर अपनी पूरी कोशिश करते हुए उसे बताया। या हॉक, रेमी ने आगे कहा। फिर वह भटक गई और काल के मन में गाना शुरू कर दिया। क्या आप मफिन मैच को जानते हैं? मफिन मैच को? हाँ, मैं मफिन मैच को जानता हूँ। हॉक ने उसके साथ गाना गाया, जबकि रे ने उनकी हरकतों पर आंखें घुमाई। आपको इस गोले से क्या मिला? काल ने अपने मन में चल रहे दो गाते हुए जानवरों से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा। मुझे उन्नत श्रेणी मिली है, स्पेलब्लेड, रोज ने गर्व से उत्तर दिया। लोट्स गपशप सत्र के वादे पर उत्साहित हो गया। ओह, तुम मैच करते हो? मुझे आश्चर्य है कि कितने और लोग उन्नत वर्ग प्राप्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पहले से ही सभी आवश्यक कौशल है। क्या ये शानदार नई क्षमताएं देता है? मैं किसके साथ मैच करता हूं? कॉर्बिन। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाँ, ये कई नई लड़ाकू क्षमताएं देता है। क्या आपके दाना को भी यही वर्ग मिला है? उसने पूछा। दाना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इसने मुझे मुरीन बैटल मेज दिया, स्पेलब्लेड क्लास के प्रभाव के समान, लेकिन मार्शल आर्ट पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मुझे नहीं पता कि इसने मुझे जादूगर के रूप में अधिक करीबी मुकाबला लड़ाई शैली की आवश्यकता क्यों समझी, लेकिन इस वर्ग के साथ आने वाले कौशल अविश्वसनीय है। रोज जवाब देने वाली थी, लेकिन कॉर्बिन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। अब बाकी लोग बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जो हासिल किया है उसे नोट कर लें और जैसे ही हम सभी वापस आएंगे, हम यहां से चले जाएंगे। अन्य आरोही रैंक स्पेलब्लेड आधिकारिक स्थिति उन्नयन और उनके हथियारों पर वर्ग अंकन के बारे में उत्साहित थे जो जादूगर के सिस्टम पदनाम के साथ आया था, लेकिन केवल कुछ पुराने कमांडर ही वही बात कह सकते थे। वे लोग थे जो अपनी यात्राओं के दौरान पहले से ही इस प्रणाली से परिचित थे और उन्हें इससे कुछ हद तक लाभ भी मिला था, हालांकि उन्हें पूरे वर्ग का पदनाम और अंकन नहीं मिला था। लगभग सभी सफल लोगों को एक वर्ग के रूप में जादूगर मिल गया था, लेकिन काल के समूह के सदस्यों के विपरीत उन्हें उन्नयन दृश्य में नहीं भेजा गया था, बल्कि एक वर्ग निर्माण मेनू में भेजा गया था, जहां वे अन्य विकल्प चुन सकते थे। भिन्नता के लिए उनमें से एक ने वॉयलॉक को अपनी कक्षा के रूप में चुना, लेकिन बाकी सभी ने मैच को चुना, ताकि इससे स्पेलब्लेड कबीले में उनकी प्रगति या स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े। कुलों का इतिहास हजारों वर्षों का था, और यदि उनका चयन उन्हें कुल में आगे बढ़ने से रोकता या कमांडर रैंक पर तब तक अटका रहता जब तक कि उनका नया वर्ग उनके मौजूदा कौशलों के बराबर नहीं आ जाता, तो उनका जीवन कठिन हो जाता। यह वो बड़ी जीत नहीं थी जिसकी कॉर्बिन को उम्मीद थी, लेकिन नव जागृत जादूगरों के लिए ये फिर भी अविश्वसनीय था। अब उनके पास इन्वेंट्री, स्टेटस शीट और यहां तक कि कौशल वृक्षों तक पहुंच थी, जिससे उन्हें नए मंत्रों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी, जिन्हें स्वयं सीखना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, या कुछ मामलों में आज से पहले पूरी तरह से भुला दिया गया था। पेड़ में उच्च स्तर के जादूगर मंत्रों में से एक पोर्टल था। यदि वे जादूगर कौशल पेड़ के शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो वे आसानी से अपने आप पोर्टल खोल पाएंगे और सरणियों पर निर्भर नहीं होंगे। जिस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया, उससे काल को पता चला कि राष्ट्रों के कुछ अधिक शक्तिशाली नेता स्थायी रूप से व्यूह रचनाओं से जुड़े हुए थे, और कुछ कुशल जादूगर अपने साथ व्यूह रचना टोकन रखते थे, लेकिन सम्राट पद के तहत इस प्रकार की पहुंच होना अत्यंत दुर्लभ था। लीडर कॉर्बिन, क्या हमारे पास अब स्किल ट्री से गुजरने का समय है, या हमें पहले आगे बढ़ना चाहिए? एक मजबूत कमांडर ने पूछा। पहले आगे बढ़ो और हम बाद में तुम्हारे नए मंत्रों की जांच करेंगे। तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतने उत्साहित हो? कॉर्बिन ने पूछा। मेरे पास 80 कौशल अंक है। मेरी पिछली उपलब्धियों को पुरस्कृत किया गया है, और मैं कई अतिरिक्त मंत्र चुन पाऊंगा। क्या किसी को पता है कि उन सभी को प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए? उसने उत्तर दिया।
कोर्बिन ने काल की ओर रुख किया, जो गणित करते समय भौहें सिकोड़ रहा था। मुझे कुछ महंगे वाले मुफ्त में ट्रायल से मिल गए, लेकिन अगर मुझे उन सभी को खरीदना पड़ता तो मुझे लगभग 300 अंक चाहिए होते। हालांकि अगर मैंने आक्रामक कौशल वृक्ष विकल्प चुना होता तो यह उसका 5वां हिस्सा होता, लेकिन मुझे अपने वर्ग द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली कौशल तक पहुंच नहीं मिलती। बीस्ट मास्टर आक्रामक, रक्षात्मक और प्रगति पथों के बीच चयन कर सकता है। इसे प्रगति संतुलन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो कौशल प्रदान करता है वो कोर विकास के लिए है, काल ने उत्तर दिया। जादूगर ने सिर हिलाया। जादूगर वर्ग भी ऐसा ही है, जिसमें आप छूट के लिए किसी तत्व में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं या आर्केन में सब कुछ तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छूट के बिना। मैंने किसी से पूछे बिना चुनने से परहेज किया। बाकी लोग हंसे और सहमति में सिर हिलाया। उन सभी ने भी यही किया था, चुनने से पहले दूसरी राय का इंतजार किया था। जादूगरों में से अंतिम, एक वृद्ध कमांडर, बाहर आया और उसने कॉर्बिन को अंगूठा दिखाया। जादूगरों में से अंतिम, एक वृद्ध कमांडर, बाहर आया और उसने कॉर्बिन को अंगूठा दिखाया। मैंने अपना इतिहास का पाठ पूरा कर लिया है। क्या हम बाहर जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, बहुत से लोगों को अपनी कक्षा के कौशल चुनने होते हैं और यहाँ ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन पहले मुझे एक संदेश भेजना होगा, कॉर्बिन ने समझाया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी प्लेटिनम पट्टी निकाली और काल ने सामने की ओर विश्व ड्रैगन के डिजाइन में अलंकृत सुनहरे रंग की नक्काशी देखी। कॉर्बिन ने संदेश भेजा तो ये बिजली से चमक उठा और फिर उसने सिर हिलाया। अब यहाँ क्या हुआ, यह सही लोगों को पता है। चलो चलते हैं। यह आर्कबिशप से संपर्क करने के लिए एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला टोकन था, लेकिन दूसरे टोटेम ने इसे महसूस कर लिया होगा। यहाँ के लोग निश्चित रूप से, लेकिन संभवतः बीस्ट नेशन और माउंटेन जायंट क्षेत्रों के लोग भी, वे हर समय जादुई संचार की निगरानी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि मैंने क्या कहा। हालांकि वे संभवतः ये जान लेंगे कि संदेश कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करता, हवा में जादू की चमक दिखने लगी। अपने लोगों को लेकर भाग जाओ, उन्हें छिपाने के लिए बैरियर लगा दो। देवियों, अगर तुम चाहो तो उनके साथ जा सकती हो। मैं बेवकूफ़ी करूंगा और जो भी पहले आएगा उसका ध्यान भटका दूंगा, काल ने जोर दिया। कोर्बिन ने सिर हिलाया और अपने कबीले पर गुप्त अवरोध लगा दिया, जो खंडहरों से बाहर निकलकर पूर्व की ओर भागने लगे। काल ने देखा कि जब वे छिपे हुए थे तो वे हल्के नीले और भूतिया लग रहे थे, जबकि पहले वे बस अदृश्य थे। ये हॉक की अपनी संवेदी क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें काल के साथ साझा करने का प्रभाव था। लीफा ने इसे सोल साइट नाम दिया था। जब आप व्यक्ति को देख सकते थे तो ये दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब उनका शरीर छिप जाता था तो आत्मा दिखाई देने लगती थी। स्पेलब्लेड्स को पहले पोर्टल के खुलने से पहले 30 सेकंड की बढ़त मिली, जिसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा और चौथा पोर्टल भी खुल गया। वाह, क्या हमने यहाँ खड़े होने के लिए गलत दिन चुना है? पोर्टल्स बनते ही टेसा ने बड़बड़ाया। काल ने उसे देखकर मुस्कुराया। क्या हमें लोट्स को किसी तहखाने या किसी जगह पर छिपा देना चाहिए ताकि वो बाद में हमारे टुकड़ों को फिर से जीवित कर सके? मजाक नहीं है, ये संभवतः एक अच्छा विचार है, लेकिन मजाक नहीं है, टेसा ने सहमति जताई। लोट्स ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। इन इमारतों में कोई तहखाना नहीं है। मैं पौधों की जड़ों को महसूस कर सकता हूँ। बस कोशिश करो कि तुम कुचले न जाओ, और शायद लेडी राय और कैरा को नजरों से दूर रहने के लिए कहो ताकि वे लड़ाई शुरू करने के लिए ललचाए नहीं। राय नाराज दिखे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? टोटेम रैंक रक्त प्राप्त करने के लिए? बात तो सही है, लेकिन अगर मौका मिले तो हम आपके लिए कुछ लाएंगे। रे मुस्कुराई, फिर वापस अपने स्थान पर गायब हो गई। उसके पीछे कैरा और हॉक भी थे, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़कर उड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो इस नए शरीर में बहुत तेज था, और अगर लड़ाई छिड़ गई तो वे सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते थे। एक पंजे पर 2 महिलाएं, काल उसकी पीठ पर। ये सभी को होना चाहिए, और वो अभी भी इतना वजन लेकर उड़ सकता है। यहां तक कि 4 दोस्त भी एक विशालकाय सुअर से हल्के थे। पोर्टल से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति टोटेम रैंक पर एक विशाल ब्लैक ड्रैगन था। ये दिव्य जानवर राष्ट्र का नेता नहीं था, क्योंकि उनके पास महाद्वीप पर एकमात्र मिथिक रैंक प्राणी था, लेकिन ये संभवतः उस ड्रैगन का प्रवक्ता था। मानव जानवर मास्टर, मैं आपकी संक्षिप्त संचार शैली के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसने इसे रोकना काफी सार्थक बना दिया। ड्रैगन ने सर्प में बोलना शुरू किया। काल ने देखा कि अब उसे अनुवाद के लिए रेमी की आवश्यकता नहीं थी। वो समझ सकता था कि ड्रैगन क्या कह रहा था, भले ही वो दूसरी भाषा बोल रहा था। हालांकि हमारा सीधा इरादा आपके जीवन को आसान बनाना नहीं था,
फिर भी मैं आपके अच्छे इरादों को स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूं कि आप इस जगह की प्रकृति से अवगत हैं, उन्होंने जवाब दिया। ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया, फिर रुक गया, जबकि 3 और टोटेम अपने द्वारों से होकर काल के सामने अर्धवृत्ताकार स्थिति में आ गए, तथा काल उनके और पुरस्कार के बीच में आ गया। यह वो स्थिति नहीं थी जिसकी काल ने आशा की थी, लेकिन उसके पास हिलने का समय नहीं था। आर्कबिशप प्लेट कवच में ड्रैगन और टोटेम रैंक नागा के बीच खड़ा था, जबकि एक विशाल माउंटेन जायंट समूह के दूर छोर पर खड़ा था। वो जनरल होगा जो न्यूबोर्न साम्राज्य का दूसरा टोटेम रैंक वाला नेता था, काल ने अनुमान लगाया, साथ ही माउंटेन जायंट्स का नेता भी था, जिसका शीर्षक काल को नहीं पता था। ड्रैगन ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, मेरे नए खिलौने में आप सभी का स्वागत है। जनरल ने झुंझलाहट में फुसफुसाया, तुम्हारा खिलौना, ये स्पष्ट रूप से मेरा अवशेष है। न केवल यह मेरे क्षेत्र के बीच में है, बल्कि मेरे लोग पहले यहाँ हैं। आर्कबिशप ने लड़ाकू जोड़ी पर हंसते हुए कहा, आपके लोग, मुझे लगता है कि आपका मतलब मेरे लोगों से है। यहाँ पहले से ही ड्रैगन देवताओं के 2 पादरी हैं, साथ ही अभिजात वर्ग की एक जोड़ी भी है। वो गणित सही नहीं था, और काल को आश्चर्य होने लगा कि उनमें से किसकी गिनती नहीं हो रही है। क्या यह वेबिया के रूप में ओफेलिया थी, या वह था? ड्रैगन ने उसे अलग से बधाई दी थी। पहाड़ी दानव ने गंभीर रूप से ठहाका लगाया, तुमने बहुत बहादुरी की बात कही है, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी सेना अपनी सीमाओं पर भी नहीं टिक सकती। काल को यह एहसास हो गया था कि चीजें बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रही थी। इनमें से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करता था, और वह पहले से ही जानता था कि टोटेम के बीच एक मामूली लड़ाई भी किस तरह का नुकसान कर सकती है। लीफा और सम्राट वास्तव में एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हमलों ने हर वार के साथ कई वर्ग किलोमीटर को नष्ट कर दिया। बेशक वे शायद यहां ऐसा नहीं करेंगे, इससे अवशेष को खतरा होगा, और यही वो था जिसके लिए हर कोई आया था। नागा जनरल ही थे जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों से झगड़ने के बजाय पहले जवाब देने का निर्णय लिया। तुम, काल, सम्राट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, क्या संदेश में जो लिखा है वह सच है? ये स्थान उच्च शिक्षा और उन्नत शिक्षा को जागृत कर सकता है? उसने पूछा। ऐसा लग रहा था कि आर्कबिशप उत्साह से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि यह ठीक वही चीज हो सकती थी जिसकी गोल्डन ड्रैगन नेशन को एलीट प्रोग्राम को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जरूरत थी। थोड़े समय के अध्ययन से भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। काल ने सिर हिलाया, इससे मुझे मदद मिली, लेकिन सभी को नहीं। ये पादरियों को उनके संरक्षक देवता का दर्शन दिखाता है। बेहतर होगा कि वह दूसरों को मुसीबत में न डालें। यदि यह स्पष्ट न हो कि दाना और ओफेलिया ने क्या हासिल किया था, या यदि नेताओं के आने से पहले उन्हें प्रयास करने का मौका भी मिला होता, तो वे टोटेम के ध्यान से बच सकते थे। टोटेम काल की बातों से अधिक एक दूसरे के खिलाफ बचाव में लगे हुए थे, और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि वे गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए हैं। फिर जनरल ने एक और द्वार खोला और सैनिकों के एक पूरे समूह को अंदर लाया। उनमें से एक कर्नल लू था, जो घायल रॉयल रैंक मिनोटॉर कर्नल था जिसे काल पहली रात खेत में लाया था। काल ने उसे हाथ हिलाया और बूढ़े मिनोटॉर ने उसे हल्की मुस्कान दी। यह अनुमान लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि टोटेम रैंक के तहत यहां सभी के बचने की संभावना कम थी। पता लगाओ कि यह कैसे काम करता है, जनरल ने पूछा। विश्व ड्रैगन के प्रति अपनी भक्ति और वफादारी पर ध्यान केंद्रित करें। ये निर्देश चबूतरे पर लिखे हैं, काल ने मदद करते हुए कहा। काले ड्रैगन ने शिलालेख पढ़ने के लिए अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, फिर सिर हिलाया। वो सैनिकों को पहले प्रयास करने देता था, और फिर अगर यह वास्तव में कुछ करता था, तो वो दिव्य जानवरों के लिए कार्रवाई करता था। यदि यह एक सक्रिय सिस्टम सक्रियण बिंदु था, तो ये स्वाभाविक रूप से ड्रैगन देवताओं के उत्तराधिकारियों का था। कम से कम उनकी तो यही राय थी। विशालकाय भी यही सोच रहा था, और उसने अपना एक द्वार खोला और कुछ सैनिकों को बुलाया, जो युद्ध से लौटे थे और अभी भी अपने घावों का उपचार कर रहे थे। देवताओं की स्तुति करो और सिस्टम तक पहुंच का अनुरोध करो। निम्न प्राणियों को एक प्रवेश बिंदु मिल गया है, उसने मान की। यह अजीब वाक्य विन्यास था। उसने ऐसा प्रतीत कराया कि उसके लोगों ने इसे नहीं पाया था, लेकिन दिग्गजों के अलावा कौन घूम रहा था और अवशेषों और परीक्षणों की खोज में विसंगतियों को अस्थिर कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार कोर्बिन का संदेश जानने से पहले उन्हें अपने लोगों से कोई जानकारी नहीं मिली हो? राक्षसों को यह तरीका समझने में कुछ समय लग रहा था। तभी कर्नल लू को प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, वे मुस्कुराए और फिर गायब हो गए। खैर, एक सफलता तो मिली है। देखते हैं उसकी किस्मत कैसी है, काल ने कहा। भाग्य? जनरल ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए।
क्या सिस्टम से जुड़ी सभी चीजें किस्मत से प्रभावित नहीं होती? केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही इसे सक्रिय कर सकते थे। 10,000 साल पहले भी यह आबादी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन सभी के करीब भी नहीं। साथ ही अब तक प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक अलग अवसर या दृष्टि मिली है। विशाल नागा जनरल ने विकल्पों पर विचार करते हुए भौहें सिकोड़ी। दिग्गजों को अवशेष के साथ कोई भाग्य नहीं मिल रहा था, और हर कोई दिखावा कर रहा था कि उन्होंने उस छोटे पोर्टल पर ध्यान नहीं दिया जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र और पहाड़ी दिग्गजों के बीच की सीमा तक जाता था। कोई भी उस रास्ते से नहीं आया था, लेकिन यह इतना करीब था कि काल को पता था कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ओप पर ध्यान केंद्रित करना था, और वे इसे सक्रिय करने में सक्षम हो सकते थे। काल वास्तव में ये जानना चाहता था कि क्या जायंट्स इसे सक्रिय करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे विश्व ड्रैगन का अनुसरण नहीं करते थे। यह कोई ऐसी विसंगति नहीं थी जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता था, और आवश्यकता उनके लिए इसे कठिन बना सकती थी। लेकिन यदि सीमा तक जाने वाला वो प्रवेश द्वार उस स्थान तक ले जाता जहां छात्र लड़ रहे थे, तो आज वहां दर्जनों उन्नत कक्षाएं हो सकती थीं। फिर 3 और सैनिक, 2 ओर्क्स और 1 ट्रोल, सभी गायब हो गए। इस प्रकार अब राक्षसों की संख्या लगभग आधी हो गई है, तथा अब तक कोई भी दानव नहीं बचा है। क्या तुम इस खेल में शामिल होने जा रहे हो? काल ने विशालकाय काले ड्रैगन से पूछा, जिसका पंख उसके पूरे समूह को छाया दे रहा था। युवा लोग हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं। समय तो होगा ही, या मैं समय निकाल सकता हूं, ड्रैगन ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें शायद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस्टी कहीं दूर न चली जाए, काल ने सहमति जताई। ड्रैगन ने ठहाका लगाया और अंधकार का एक ऐसा बादल उड़ाया कि वहां उपस्थित सभी लोगों की रूह कांप उठी। ब्लैक ड्रैगन्स मौत की सांस लेते थे, जो अंडरवर्ल्ड ऊर्जा का एक वास्तविक बादल था, जिसने अपने दायरे में जीवन को असंभव बना दिया था। यह मृत्यु की देवी की कृपा का संकेत था, और टोटेम रैंक पर यहां तक कि थोड़ा सा भी संपर्क अधिकांश लक्ष्यों को लोट्स के पुनरुत्थान जादू की पहुंच से परे कर देता था। बाकी राक्षस अगले ही मिनट में अंदर घुसने में कामयाब हो गए, लेकिन केवल एक दानव, जो कमांडर रैंक की महिला थी, अब तक गायब हो चुकी थी। यह वो सफलता नहीं थी जिसकी उनके टोटेम रैंक के नेता ने अपेक्षा की थी, और उनकी अभिव्यक्ति और मुद्रा दोनों में निराशा स्पष्ट थी। इससे अन्य दिग्गज घबरा रहे थे कि उन्हें असफलता के लिए दंडित किया जाएगा, और जितना अधिक वे घबरा रहे थे, उतनी ही कम संभावना थी कि वे सफल होंगे। लोट्स को सबसे अधिक आसानी थी, क्योंकि वो देवताओं द्वारा दिए गए किसी भी अवसर को पूरी तरह से और तुरंत स्वीकार कर लेती थी, बिना ये सोचे कि वह क्या है। यह एक अवसर था, और इसका मतलब था कि यह कुछ नया था। कुछ ऐसी चीजें थीं जो प्रकृति के पादरियों को किसी नई चीज से ज्यादा पसंद थी। यहां तक कि टेसा को भी मानसिक रूप से तैयार होने में कुछ सेकंड लगे थे। तभी न्यूबॉर्न साम्राज्य का पहला सैनिक जो अंदर आया, अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए वापस आया। कर्नल लू, रिपोर्ट दीजिए, टोटेम रैंक जनरल ने जोर दिया। ओब मुझे सिस्टम द्वारा नियंत्रित एक स्थान पर ले गया। फिर इसने मुझे क्लास की क्षमता को जगाने में इतनी धीमी गति के लिए अपमानित किया, और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेरी प्रेरणा के स्तर को कम आंकते हुए बार बार संदेश भेजे। काल ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की जब वृद्ध मिनोटोर ने उन शिकायतों की सूची बताई जो सिस्टम को एक ऐसे व्यक्ति से थी जो अपनी मध्य आयु पार कर चुका था और अंततः एक क्लास क्षमता को जागृत कर रहा था। फिर उसने मुझे योद्धा वर्ग से सम्मानित किया और कहा कि मैं बस इतना ही योग्य था। कर्नल ने अपनी बात समाप्त की। तो इसने तुम्हें सिस्टम तक पहुंच प्रदान कर दी? ये तो बहुत अच्छी खबर है, जनरल ने खुशी जताई। हाँ जनरल, ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे सिस्टम तक पहुंच मिल गई है। विशालकाय गुर्राया और जनरल का हाथ अपनी तलवार पर चला गया, जबकि ब्लैक ड्रैगन झुंझलाहट में फुफकार रहा था। फिर विशाल प्राणी ने अंतरिक्ष के एक विकृत क्षेत्र में अपने अग्रभाग को आगे बढ़ाया और कंबल और अंडों से भरी 5 मीटर चौड़ी टोकरी निकाली। उसने कुछ फुसफुसाया जिसे काल समझ नहीं पाया, और कुछ सेकंड बाद टोकरी में रखे सभी अंडे गायब हो गए। तो यही उसका खेल था। वो मौजूदा ड्रैगन्स के लिए क्लास को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए। इस तरह ड्रैगन्स के पास हजारों सालों तक सिस्टम उपयोगकर्ता होंगे, भले ही पुनरुत्थान मजबूत होने के बजाय फीका पड़ने लगे। जायंट्स की हताशा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनका समूह परीक्षण में किसी भी अधिक सदस्य को लाने में असफल रहा, यहां तक कि उस क्षण तक जब प्रवेश करने वाली एकमात्र महिला जायंट वापस लौट गई। तुम्हें क्या मिला? जब वो चमकते चांदी के कवच में वापस आए तो दानव ने पूछा। यह विश्व ड्रैगन द्वारा निर्धारित एक परीक्षण है। हमें प्रवेश करने के लिए उसकी अनुमति लेनी चाहिए। हालांकि मैंने आज बहुत लाभ कमाया है। मुझे नाइट की श्रेणी से सम्मानित किया गया और नई क्षमताओं के कौशल वृक्ष तक पहुंच दी गई।
दिग्गजों के नेता ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर अपनी सेना के शेष सदस्यों को इशारा किया। वे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और जब उन्होंने अपनी रणनीति बदली तो ज्यादा समय नहीं लगा कि दूसरा विशालकाय व्यक्ति प्रवेश कर गया, फिर तीसरा भी। लेकिन तब तक न्यूबॉर्न एम्पायर समूह के अधिकांश लोग मुकदमे से उभरने लगे थे। काल उन्हें लड़ाकू वर्ग में नियुक्त किए जाने की रिपोर्ट देते हुए सुन रहा था, जिसमें केवल एक शमन और एक रक्त जादूगर था। वो अंतिम व्यक्ति लाल त्वचा वाला एक पतला राक्षस आदमी था, और काल ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः केवल उसकी प्रजाति के लिए उपलब्ध एक विशेष है। उसके पीछे उसने शक्ति का विकास महसूस किया और देखा कि लोट्स की आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। वो टेसा के पीछे चली गई थी और टोटेम से दूर मुंह करके खड़ी थी, शायद उम्मीद कर रही थी कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे उपचार मंत्र समझ लेंगे। लेकिन जब शक्ति चरम पर पहुंच गई तो ब्लैक ड्रैगन ने उसका सामना किया। एक क्षण के लिए सीधे प्रकृति पुजारिन पर ध्यान केंद्रित किया, फिर बैंगनी रंग के गोले की ओर देखा जहां उसके अंडों का समूह अपना परीक्षण पूरा कर रहा था। काल को संदेह था कि लोट्स अपने ड्रैगन संरक्षक को अपनी आंखों से देखने दे रही थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन टोटेम अब इंतजार करते हुए किसी तरह से आत्मसंतुष्ट दिख रहा था, और काल को संदेह था कि यहां उससे कहीं अधिक चल रहा था जितना वो समझ रहा था। यदि दिव्य ड्रैगन की संतानों के लिए अपने पादरियों के साथ अपने संबंध का उपयोग करके इस तरह के परीक्षण तक पहुंचना संभव था, तो वे शायद इसका उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। जैसा कि काल ने समझा कि टेसा ने उसे स्थिति के बारे में क्या बताया था, जिन ड्रैगन के साथ उन्हें जोड़ा गया था वे जरूरी नहीं कि इस दुनिया के ड्रैगन थे, केवल एक ही भगवान के अनुयायी थे। इसलिए उन्होंने पहले कभी विश्व ड्रैगन का पवित्र अवशेष नहीं देखा होगा। ग्रीन ड्रैगन्स के व्यक्तित्व को देखते हुए वे खेलने का मौका नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई ऐतिहासिक फिल्म ही क्यों न देखनी पड़े। जब तक दूसरा जायंट बाहर आया, न्यूबॉर्न सेना के सभी जवान बाहर आ चुके थे, और वे बस ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ। उन्हें कक्षा मिल सकती है या नहीं भी। ब्लैक ड्रैगन ने परीक्षण में अंडे भेजे थे, और जबकि ड्रैगन्स अंडे सेने से पहले कुछ समय के लिए संवेदनशील थे, किंवदंतियों ने कहा कि अधिकांश प्रजातियां यौवन तक किसी प्रणाली को जागृत नहीं कर सकती हैं। देवताओं ने इसे सुरक्षा उपाय माना ताकि छोटे बच्चे शहरों में तबाही न मचाएं, लेकिन ये ड्रैगन पर लागू होता है या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। यदि काल का अनुमान सही था कि चमकती आंखों का क्या मतलब है, तो सबसे पहले बाहर आने वाले ड्रैगन में से एक लोट्स का ग्रीन ड्रैगन साथी था। तभी परीक्षण से एक छोटा सा सफेद ड्रैगन का बच्चा निकला और उस टोकरी में आ गिरा जिसमें सभी अंडे आए थे। ये बहुत ही प्यारा था, एक पूरी तरह से विकसित घरेलू बिल्ली से बड़ा नहीं था। एक पल के लिए काल भी इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, जब तक कि थोर ने उसे विचलित होने से नहीं रोका। क्या आपको लगता है कि वे हमें एक उधार देंगे? आपकी देखभाल में स्केल वाले जीव बहुत तेजी से बड़े होते हैं। मुझे यकीन है कि छोटे बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, उसने सुझाव दिया। ओह, आपको कौशल सीखने की जरूरत है। यदि आपके पास पहले से ही कौशल क्षमता के लिए सिर थपथपाना होता, तो वे निश्चित रूप से आपको पालने के लिए एक हैचलिंग देते, रेमी ने जोड़ा। काल ने आह भरी, ये 50 कौशल अंक है, मेरे पास एक बचा है। इस आदमी को मैं मजाक कर रहा हूं। हम जानते हैं कि आपको कक्षा बदलने से पहले रैम्पेज प्राप्त करने की आवश्यकता थी, रेमी ने संशोधन किया। ड्रैगन ने काल की ओर देखा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। काल ने कंधे उचका दिए, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं स्कैल्ड दोस्तों की परवरिश करने में बहुत अच्छा हो गया हूं, और वे मेरी देखभाल में असाधारण रूप से मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। आपके पास शिशु ड्रैगन नहीं हो सकता, उसका बच्चा ड्रैगन नहीं हो सकता। कृपया उसे बच्चा ड्रैगन ना दे। ब्लैक ड्रैगन, जनरल और आर्कबिशप सभी ने एक ही समय पर बात की, फिर वे रुक गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी उस तर्क के एक ही पक्ष में थे जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। क्या तुम्हें यकीन है? मैं कसम खाता हूं, मैं स्केल रब के मामले में बहुत अच्छा हूं, और मेरी सहायता के लिए एक पूरक नेचर क्लैरिक भी है, काल ने मजाक में कहा। ब्लैक ड्रैगन ने खुशी से झूमते हुए कहा कि एक और जोड़ा बाहर आया और सफेद ड्रैगन के शावक से बात करने लगा ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। यह एक दिलचस्प प्रस्ताव था, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि बड़े ड्रैगन पूरी तरह से प्रशिक्षित होने और अकेले यात्रा करने के लिए पर्याप्त बड़े होने से पहले इसकी अनुमति नहीं देंगे। अगले ही मिनट में बाकी ड्रैगन बाहर आ गए, सभी अपने नए क्लास असाइनमेंट और भविष्य में मिलने वाले अवसरों को लेकर उत्साहित थे। क्लास स्किल्स वाले 1 दर्जन बेबी ड्रैगन ने दिव्य जानवर राष्ट्र को दूसरों से बहुत आगे रखा। भले ही आर्कबिशप द्वारा खोले गए पोर्टल के माध्यम से अकादमी के आधे लोगों को एक नया वर्ग मिल गया हो। अरे,
अमलगरिस्टिका, जाने से पहले क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लिए अपने ड्रेउड लॉर्ड वर्क कौशल का प्रदर्शन कर सकती हो? काल ने छोटे हरे ड्रैगन से उसका नाम लेकर पूछा। सिस्टम इंटरफेस ने ऐसे नाम दिए थे जो वर्ग के अनुसार रंग कोडित थे, और उनमें से अधिकांश का नाम पादरी या योद्धा होना तय था, लेकिन वह नाम गहरे हरे रंग का था, जिसने काल को इतना आकर्षित किया कि उसने उसकी स्थिति की जांच की। छोटा हरा जीव घोंसले से बाहर उड़ आया, काल के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया, फिर लोट्स के कंधे पर जाकर बैठ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ड्रेउड लॉर्ड हूं? उसने पूछा। यह अन्य सिस्टम उपयोगकर्ताओं को दिखाई देता है। मैंने पहले कभी इस वर्ग को नहीं देखा है, इसलिए मैं काफी उत्सुक हूं कि ग्रीन ड्रैगन, जो एक ड्रेउड लॉर्ड भी है, के लिए वर्ग कौशल क्या होगा, काल ने समझाया। ओह, ये तो समझ में आता है। यहाँ जब खंडहरों में पूरी तरह से लताओं से बनी 10 मीटर ऊंची कमांडर रैंक की इमारत दिखाई दी, तो काला ड्रैगन हंसने लगा। इसमें सामान्य से कुछ बड़े पत्ते थे जो शालीनता के संकेत दे रहे थे, लेकिन इसका आकार कमल के समान था, इसलिए ड्रैगन तुलना करने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि इसमें भी वही अंडरकट हेयरस्टाइल है। यह अविश्वसनीय है। आप एक प्राकृतिक कलाकार हैं, लोट्स ने कहा और धीरे से ड्रैगन के सिर को सहलाया। ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें घूरकर देखा। मैंने अभी क्या कहा? आपके पास बेबी ड्रैगन नहीं हो सकता? काल ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं ड्रैगन चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्लास स्किल क्या है। ये संरचना शानदार है। यह एक ही बार में उपचारात्मक आभा दे रही है, इमारतों की धीरे धीरे मरम्मत कर रही है, और क्षेत्र में पौधों को फिर से उगा रही है। कमांडर रैंक वर्ग कौशल के लिए यह अविश्वसनीय रूप से अधिक शक्तिशाली है। विशाल ड्रैगन छोटे से बच्चे की ओर से आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। क्या आपने प्रकृति देवी के शिष्य से कम की उम्मीद की थी? माफी चाहता हूं, मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मैं ड्रैगन की क्षमता का आकलन मानवीय मानकों के आधार पर कर रहा था। आपके शब्द विनम्र हैं, लेकिन आपके पास अभी भी बच्चा ड्रैगन है। काल ने छोटे ड्रैगन की थोड़ी के नीचे गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे वो खिलखिलाकर उड़ गया और नए दोस्त बनाने के लिए मुसीबत में पड़ने से पहले अपने मोबाइल घोंसले में वापस लौट आया। चिंता मत करो लोट्स, हम बेबी ड्रैगन के साथ बातचीत करने का एक और मौका ढूंढ लेंगे। मुझे इस बात का यकीन है, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही आखिरी ड्रैगन शावक वापस अंदर आया, ड्रैगन शावकों की टोकरी गायब हो गई, और ऐसा प्रतीत हुआ कि गुटों के बीच तनाव बढ़ने का कारण यही था। अब जब छोटे बच्चे चले गए थे, तो सभी टोटेम अवशेष को अपने पास रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आमतौर पर वे एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ते, विचार करने के लिए राजनीतिक गठबंधन थे, और माइथिक रैंक ब्लैक ड्रैगन का क्रोध जो चुपचाप महाद्वीप पर शासन करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसके लिए लड़ने का कोई रास्ता नहीं खोजेंगे। हमें इसे कैसे सुलझाना चाहिए, चैंपियन या दांव? काले ड्रैगन ने अपने समकक्षों से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलूंगा, टोटेम रैंक माउंटेन जायंट ने शिकायत की। आर्क बिशप ने कंधे उचका दिए। तुम्हारे मन में किस तरह का दांव था? या फिर अगर तुम चाहो तो हम चैंपियंस भी खेल सकते हैं। हम तीनों के पास यहाँ रॉयल रैंक का एक प्रतिनिधि है। कर्नल लू झुंझलाहट में बोला। वो पहले से ही जानता था कि कोई भी रॉयल रैंक का प्रतिद्वंद्वी काल को हरा नहीं पाएगा, भले ही उसने अपने जानवरों को न बुलाया हो, लेकिन वो लड़ाई में खुद एक जानवर था। माउंटेन जायंट ने काल और न्यूबॉर्न आर्मी टीम में रॉयल रैंक विकल्पों को देखा। वो काल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने कुछ समय पहले हिल जायंट लाइनों पर एक एलीट के बारे में अफवाहें सुनी थी। वो वही हो सकता है, लेकिन नेता को सारी जानकारी याद नहीं थी। मेरा सुझाव है कि हम इस बात पर शर्त लगाएं कि अगला टोटेम किस देश को मिलेगा, ड्रैगन ने धूर्त मुस्कान के साथ सुझाव दिया। आर्क बिशप ने कंधे उचका दिए। यह एक उचित प्रकार का दांव था। यह बताना कठिन था कि कौन सा अधिपति वास्तव में इतना बड़ा होगा कि वो अड़चन तक पहुंच सके, और यह अनुमान लगाना लगभग असंभव था कि कौन इसे पहले तोड़ेगा। माउंटेन जायंट ने ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया। उसके पास एक उत्तराधिकारी था जो अड़चन के बहुत करीब था। उसके जीतने की बहुत अच्छी संभावना थी। मैं ये शर्त स्वीकार करूंगा, दानव ने सहमति जताई। जनरल कुछ कहने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि काल की पूरी टीम, काल और दाना को छोड़कर, जिन्होंने अपना मुखौटा लगा रखा था, अपनी हंसी छिपाने के लिए दूसरी ओर मुड़ गए थे। उसने एक पल के लिए उन पर नजर डाली, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या चूक रहा था, फिर ड्रैगन की ओर देखा, जिसने अपनी आत्मसंतुष्ट मुस्कान नहीं खोई थी। वे जानते थे कि अधिपति लीफा के साथ क्या हुआ था, उन्हें ऐसा करना ही था।
अन्यथा वे इतने आत्मसंतुष्ट नहीं होते। कोई दूसरा दांव लगाओ। वो दांव अच्छा नहीं है, उसने जोर दिया। आर्कबिशप चौंक गया, जबकि जायंट उलझन में था। आपको अपने ही राष्ट्र पर दांव लगाने की जरूरत नहीं थी। यह उन मानव राष्ट्रों में से एक हो सकता था जिस पर आपने दांव लगाया था, या फिर कोई दुश्मन राष्ट्र भी हो सकता था। शर्त बेकार क्यों होगी? वाक्यांश का कोई मतलब नहीं था। आर्कबिशप ने दूसरों की ओर देखा। फिर एक और शर्त, शायद हमेशा से अलग कुछ। माउंटेन जायंट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम इसे तैयारी के आधार पर परखें? काल के दिमाग में ये शब्द अजीब तरह से अनुवादित हुआ, और सिस्टम ने एक क्षण के लिए उस शब्द पर विराम लगा दिया, मानो उसे ये पता न हो कि इसका क्या अर्थ लगाया जाए। ऐसा कैसे? जनरल ने पूछा। ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया। क्यों न इसे 3 में से सर्वश्रेष्ठ बना दिया जाए? खुद के अलावा हम इस बात पर दांव लगाएंगे कि यहाँ किस योद्धा के पास सबसे अच्छी चीज है। दूसरे टोटेम ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। आर्कबिशप को अपनी जीत की संभावना पर संदेह था, जबकि जनरल उदासीन लग रहा था। लेकिन जायंट ने ड्रैगन को संदेह से देखा। क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है कि हमारे अधीनस्थ अपनी सबसे अच्छी चीजें निकाल लें ताकि आप उन्हें बाद में मार सकें और लूट सकें? ये बेहतर होगा, राय ने सहमति जताई। ठीक है, हमारे पास अच्छी चीजों की कमी है, कैरा ने आगे कहा। जानवर मास्टर को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, ड्रैगन हंसा। कर्नल लू, मिनोटोर ने चुनौती देते हुए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पूरी तरह से चाहता है कि आप सभी के चले जाने पर वह लूट के लिए बाकी सभी को मार डाले, और वो शायद ऐसा कर भी सकता है। क्या तुम बुढ़ापे में काया बन रहे हो? जनरल ने पूछा। वो सम्राट रैंक के अंगरक्षकों को बुला सकता है और व्यक्तिगत रूप से एक ही वार में शाही रैंक के साइक्लोप्स को मार सकता है। मैं काया नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मैं वो लड़ाई नहीं जीत सकता, मिनोटोर ने शिकायत की। सचमुच? आर्कबिशप ने पूछा। काल की योग्यताओं के आधिकारिक अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था। ड्रैगन ने काल को जवाब देने से रोकने के लिए पंजा उठाया। क्यों न हम उस पर दांव लगाएं? हमें एक सम्राट रैंक वाला विशालकाय लाओ, और हम देखेंगे कि क्या बीस्ट मास्टर अपने रैंक से ऊपर के किसी व्यक्ति को एक हिट में मार सकता है। मुझे सैनिक पर भरोसा है कि वह अपने रैंक के किसी व्यक्ति को मार सकता है, इसलिए हम एक रैंक ऊपर दांव लगा सकते हैं। अगर वह सफल होता है तो मैं अपने किसी पादरी से विशालकाय को वापस जीवित करवाऊंगा। फिर अगर हमारे पास एक से अधिक सही दांव है तो हम विजेताओं के लिए एक और दांव लगाएंगे। टोटेम रैंक जायंट ने ड्रैगन पर दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरे लोगों को नीची नजर से देख रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने लोगों में से किसी को यहाँ सिर्फ ड्रैगन्स के मनोरंजन के लिए लाने जा रहा हूँ? हम उन्हें लड़ने दे सकते हैं, ड्रैगन ने सुझाव दिया। और अगर वो सचमुच एक सम्राट को एक ही वार में मार सकता है तो फिर क्या फर्क है? दानव ने शिकायत की। काल को संदेह होने लगा था कि बातचीत का यह हिस्सा वास्तव में विवादों के निपटारे का सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा था। उन सभी के काम करने के अलग अलग तरीके थे, और ब्लैक ड्रैगन मौत के देवता की सेवा करता था, इसलिए उसका सुझाव स्पष्ट रूप से हमेशा किसी को मारने का था जब तक कि कुछ और मनोरंजक उपलब्ध न हो। निश्चित रूप से ब्लैक ड्रैगन्स ने जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखा, लेकिन वह संतुलन कहाँ था, यह एक अस्पष्ट विषय था, और एक या दो लोगों की मृत्यु से चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती। आर्कबिशप एक उपचारक पादरी था जो विश्व ड्रैगन से संबद्ध था, इसलिए वो अधिकांश स्थितियों में स्वाभाविक रूप से शांति का चयन करता था, जिसका अर्थ या तो चुनौती देना या अहिंसक दांव लगाना होता था। काल को दूसरों के व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे दोनों काफी गुस्सैल लग रहे थे। ब्लैक ड्रैगन ने एक बड़े गोमेद पंजे से जमीन पर दस्तक दी। आप अपने सबसे मजबूत सम्राट को क्यों नहीं लाते, और हम उसे बीस्ट मास्टर के खिलाफ खड़ा करेंगे? यह उचित होना चाहिए, है ना? चाहे उसके पास कोई भी हुनर हो, उसे आपके सबसे मजबूत सम्राट पर हावी नहीं होना चाहिए। हम निश्चित रूप से किसी को लूटने जा रहे हैं, राय ने खुशी जताई। नहीं, कोई और चुनौती चुनो, विशाल ने जोर दिया। आर्कबिशप ने अपने कर्मचारियों को जमीन पर थपथपाया ताकि वे आपस में झगड़ना बंद कर सकें। मेरे पास इससे भी आसान सुझाव है, कुछ कम व्यक्तिगत क्यों नहीं? न्यूबॉर्न में हाल ही में दर्जनों विसंगतियां हुई हैं। यह ऐसी नहीं है जिस पर हम आसानी से दांव लगा सकें, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के पास टीम भेजते हैं तो हम उन्हें रेस में शामिल कर सकते हैं। दूसरे टोटेम ने इस पर कुछ देर विचार किया। ये समस्याओं को हल करने का एक अच्छा तरीका होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें वहां से चले जाना होगा, और उनमें से किसी को भी दूसरों पर इतना भरोसा नहीं था कि वे मामले के सुलझने तक यहां से चले जाएं। यहां पहले से ही 4 में से 3 देशों की टीमें मौजूद थीं, लेकिन अगर टोटेम चले गए तो यह नियंत्रण के लिए खूनी संघर्ष होगा और सभ्य प्रतियोगिता नहीं होगी। थप्पड़ लड़ाई कैसी रहेगी?
कैरा ने सुझाव दिया। काल थोड़ा हंसा और सभी टोटेम ये देखने के लिए मुड़े कि आखिर यह क्या मजाक था। माफ करना, मेरे एक दोस्त ने थप्पड़ लड़ाई का सुझाव दिया था, काल ने हंसते हुए कहा। पर्वतीय दानव की मुस्कान फैल गई और उसने खुशी से सिर हिलाया। यह एक बढ़िया विचार है। हमारे यहाँ प्रतियोगी है। क्या न्यूबॉर्न और गोल्डन ड्रैगन नेशन में कोई मोनाक रैंक का प्रतियोगी है? हम कमांडर से मोनाक तक 3 में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। जनरल ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक प्रतियोगी ला सकता हूँ। मानक उन्मूलन शैली। जायंट ने सिर हिलाया और आर्कबिशप काल की ओर मुड़ा। क्या आपकी टीम इसके लिए तैयार है या हमें किसी को लाना चाहिए? काल ने ओफिलिया की ओर देखा, जो मुस्कुराई। हम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। यह मजेदार होना चाहिए। चारों टोटेम ने चुपचाप एक दूसरे से परामर्श किया, फिर सिर हिला दिया। ये चुनौती स्वीकार्य है। दिग्गजों के नेता ने सहमति व्यक्त की। काल ने काले ड्रैगन की तरफ देखा, फिर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके अपनी नेम प्लेट की जांच की। यह एक सफेद नाम था, जो एक पादरी को दर्शाता था, और बस इतना ही कहा, लॉर्ड नचिट। लॉर्ड नचिट, क्या आप प्रतियोगियों को बुलाएंगे? उन्होंने पूछा, ये जानने के लिए उत्सुक कि दिव्य जानवर किसे भेजेंगे। नहीं, दिव्य पशु राष्ट्र और रंगीन ड्रैगन इस प्रतियोगिता के विजेता होने के लिए स्वर्ण ड्रैगन राष्ट्र पर दांव लगाएंगे। आपके पास जानवर है और विश्व ड्रैगन का पक्ष है। ये हमारे लिए काफी करीब है। आर्कबिशप ने आह भरी, फिर सिर हिलाया। सहमत। अगर हम जीतेंगे तो हम हिस्सा बांटेंगे। अपने तीसरे प्रतियोगी को बाहर लाओ, जनरल ने जोर देकर कहा, क्योंकि उसने एक पोर्टल खोला और एक सम्राट रैंक गोरिल्ला शरीर वाले सेंटो को उनके पास लाया। उस चीज की गर्दन बमुश्किल ही थी और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह घोड़ा नहीं बल्कि गैंडा हो। ये थोर को थप्पड़ मारने की कोशिश करने जैसा होगा। काल ने रेमी को उसके एक अंगरक्षक को बुलाने को कहा और फिर ओफिलिया को इशारा किया। उन्होंने पूछा, मैं आशा करता हूं कि आक्रमण कौशल के अलावा अन्य कौशलों पर प्रतिबंध नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, कौशल ही इसे मजेदार बनाता है, लेकिन कोई आक्रमण कौशल नहीं और कोई बाधा नहीं। ठीक है, हमारे पास हमारे प्रतियोगी है। आप दिग्गजों में से किसे चुनेंगे? जनरल ने उत्तर दिया। 3 माउंटेन जायंट्स आगे बढ़े और काला ड्रैगन खुशी से गड़गड़ाने लगा। फिर उसका शरीर पिघल गया और सिकुड़ गया और वह काले वस्त्र पहने हुए एक मानव रूप में बदल गया, जो कि रे के मानव रूप जैसा ही लग रहा था, सिवाय इसके कि वो पुरुष था। ये भी 190 सेंटीमीटर लंबा था। मैं इस मैच में रेफरी का काम करूंगा। कमांडरों से शुरू करते हुए हम पहले मैच के लिए लॉटरी निकालेंगे। शॉर्ट स्ट्रॉ आखिर में जाएगा। प्रतियोगी तब तक थप्पड़ मारेंगे जब तक कि कोई नॉकआउट न हो जाए या हार न जाए। फिर विजेता के अंतिम प्रतियोगी से भिड़ने से पहले हमारे पास रिकवरी का समय होगा। यदि अंतिम प्रतियोगी जीत जाता है तो पहला हारने वाला चुनौती दे सकता है, उन्होंने समझाया। काल ने ओफिलिया के कंधे पर थपथपाया और तेजी, ट्रोलिश पुनर्जनन और आतंकवाद को सक्रिय किया, क्योंकि क्रूरता से अतिरिक्त वृद्धि उसके बैरसिक टेरर और टाइटैनिक बैरसिका कौशल के साथ नहीं जुड़ पाए। वो कमांडर रैंक के विशालकाय और एक विशालकाय बाइसन प्रकार के मिनोटोर के साथ ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंची। हम एक लड़की के साथ थप्पड़ लड़ाई कर रहे हैं, विशाल ने हंसते हुए कहा। यह मेरी विशेषता है, ओफिलिया ने मजाक किया। ड्रैगन ने 3 छड़ियों के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रतियोगियों ने उन्हें खींच लिया। मिनोटोर के पास एक छोटी छड़ी थी जिसके नीचे लाल पट्टी थी, जिससे उसे पास मिल जाता था, इसलिए ओफिलिया और जायंट पहले आमने सामने होते। उसकी छड़ी के नीचे एक नंबर था, जबकि उसकी छड़ी के नीचे 2 नंबर थे, जो हमले के क्रम को दर्शाता था। प्रतियोगियों, तैयार हो जाओ। गोल्डन ड्रैगन नेशन ने पहला वार किया है, ड्रैगन ने घोषणा की। विशालकाय ने एक छोटी स्ट्रेचिंग की और फिर ओफिलिया ने क्रोध में आकर एक साथ बैरसिक टेरर, टाइटैनिक बैरसिकर और डायबिया फॉर्म को सक्रिय कर दिया, जिससे वो 7 मीटर लंबे डायबिया में बदल गई, जो 5 मीटर लंबे माउंटेन जायंट से कहीं ऊंचा हो गया। एक विशाल पंजा चमक उठा और दानव अपने पैरों से उछलकर बेहोश होकर मिट्टी में जा गिरा। ओफिलिया जोर से हंसने लगी जब वो दैत्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गलत दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए प्रतियोगिता से दूर चला गया। उसके दोस्तों ने उसे घुमा दिया ताकि वो लड़ाई की ओर मुंह करके खड़ा हो जाए और उसे ओफिलिया के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसके भ्रम की जगह एक गंभीर दृढ़ संकल्प की झलक ने ले ली और उसने अपनी बारी के लिए अपना झूला तैयार कर लिया। दैत्य की विशाल हथेली ने ओफिलिया के गाल को पकड़ लिया और उसके मुंह से खून बहने लगा तथा उसका सिर एक ओर झुक गया, लेकिन जब तक वो संभली और पुनः आगे की ओर मुड़ी, ट्रोलिश रीजनरेशन ने उसे पुनः अपने चरम रूप में पहुंचा दिया था।
उसने ड्रैगन की ओर सिर हिलाया और विशालकाय ने हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। दूसरा वार, प्रतियोगी तैयार है, अपना समय ले, ड्रैगन ने घोषणा की। ओफेलिया ने वार किया और विशाल पर पुनः प्रहार किया। इस बार एक भयानक आवाज हुई जब विशालकाय व्यक्ति घूम गया और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की जीत है, ड्रैगन ने घोषणा की। अन्य दिग्गजों ने अपने साथी को पलटा तो पाया कि वह बेहोश पड़ा था, उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसके कई दांत गायब थे। गोल्डन ड्रैगन चर्च के आर्कबिशप ने हवा के झोंके से उन्हें दूर भगाया तथा गिरे हुए प्रतियोगी पर उपचार मंत्र डाला। वो जल्द ही जाग जाएगा, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। मिनोटो भयभीत दिख रहा था जब उसने अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन काले ड्रैगन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चैलेंजर 3 को पहला स्ट्राइक मिलेगा, जब भी आप तैयार हो। मिनोटोर ने सिर हिलाया और ओफेलिया पर एक जोरदार वार किया जिससे वो लगभग अपने पैरों से हिल गई। उसे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से जायंट से ज्यादा ताकतवर था। उसकी गर्दन भी बहुत मोटी थी, इसलिए उसे विप्लैश होने की संभावना नहीं थी। इसलिए जब उसने पहली बार में ही अपना पूरा जोर लगा दिया तो उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसका पंजा टकराया तो मिनोटोर अपने पैरों के साथ ही गिर पड़ा और टक्कर के समय बेहोश हो गया। ओह, मेरी ओर से यह गलत निर्णय था। कौन जानता था कि उसका जबड़ा कांच का हो जाएगा। न्यूबॉर्न जनरल ने आह भरी, जबकि अन्य सैनिक उसे जमीन से उठाने के लिए दौड़े। आर्कबिशप ने उसे ठीक कर दिया और ब्लैक ड्रैगन उसके हुड के नीचे मुस्कुराया। इससे गोल्डन ड्रैगन नेशन का एक राउंड पूरा हो गया। मुझे कहना होगा कि टाइटैनिक बियर टोटेम बर्सकर वो नहीं था जिसकी मैं हमारी सट्टेबाजी के पहले राउंड के लिए उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगला राउंड और भी बेहतर होना चाहिए। मैंने प्रतियोगियों के लिए एक मंच तैयार किया है, क्योंकि सक्रिय कौशल के साथ भी रॉयल रैंक के लड़ाके बहुत अलग अलग आकार के होते हैं। तीनों रॉयल्स आगे आए और काल ने तुरंत देखा कि मिनोटोर को किसी तरह के सुअर आदमी के लिए बदल दिया गया था। वह बिल्कुल विशालकाय नहीं था, लेकिन 4 मीटर पर वो अभी भी काल के बढ़े हुए रूप से लगभग एक सिर लंबा था। दूसरी ओर विशाल की लंबाई 6 मीटर से भी ज्यादा थी। दोनों अन्य प्रतियोगियों को मंच पर खड़े होकर अपने सिर को थप्पड़ मारने के लिए उचित ऊंचाई पर लाना होगा। ड्रैगन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने लॉटरी निकाली। इस बार जायंट को लॉटरी मिली और काल के पास नंबर 2 की छड़ी थी, जिसका मतलब था कि सुअर आदमी पहले वार करेगा। विशालकाय ने काल को देखकर मुस्कुराया क्योंकि वो बलवान राक्षस का सामना कर रहा था। जब तुम तैयार हो जाओ, ड्रैगन ने घोषणा की। राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज था और थप्पड़ की आवाज खंडहर में गूंज उठी जब काल को एक खंडहर दीवार के निचले पत्थर में फेंक दिया गया। काल खड़ा हुआ और अपने कवच से पत्थर की धूल झाड़ते हुए खुद को साफ किया। ये प्रहार उसके स्वास्थ्य के 10% से भी कम था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन शून्य शरीर ने गति को नकारा नहीं था और सुअर आदमी की भुजा का वजन उसके पूरे शरीर के आधे से भी कम था। अच्छा हिट, काल ने सुअर आदमी के विजय उत्सव को रोकते हुए उसे बधाई दी। तुम उठ गए? बड़े आदमी ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। बेशक, क्या आपने सोचा था कि अगर मैं मार नहीं झेल पाऊंगा तो मैं स्वेच्छा से ऐसा करूंगा? सुअर ने सूंघकर जवाबी वार करने के लिए अपनी जगह ले ली। ओह, यह मजेदार होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि काल को अपने नए कौशल से कितनी अतिरिक्त ताकत मिली होगी। थोर ने खुशी जताई। पैकमास्टर को बंधे हुए जानवरों से आधार आंकड़ों का बढ़ा हुआ प्रतिशत प्राप्त होता है। सिस्टम के पास इसके बारे में कहने के लिए बस इतना ही था और काल को आंकड़ों के लिए आधार और संशोधक प्रणाली की समझ नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई व्यवहारिक संदर्भ नहीं था कि वो अब अपने सभी सक्रिय बफर्स के साथ कितना मजबूत था। हालांकि पैक टैक्टिक्स, जो कि उसका नया वर्ग कौशल है, से 50% क्षति वृद्धि के साथ वो बहुत अधिक बल के साथ वार कर सकेगा। काल ने जांच की कि हेस्ट सक्रिय है, फिर उसने सुअर पर हमला बोल दिया। एक जोरदार दरार की आवाज हुई, फिर मांस पर मांस के टकराने की आवाज हुई, जिसके बाद सुअर आदमी उड़ गया और दर्द काल की बाह तक फैल गया। बिना किसी अवरोध के तथा स्वयं की रक्षा के लिए केवल अपने कौशल के साथ, काल ने प्रहार से स्वयं को इतना नुकसान पहुंचाया कि शून्य शरीर द्वारा कटौती के बाद भी उसकी बाह लगभग टूट गई थी। ये बहुत तेज है, बहुत तेज। सुपरसोनिक पिंप स्लैप के बारे में किसने सुना है? आपको तो इस हुनर की जरूरत ही नहीं थी, कैरा ने आश्चर्य से कहा, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या वह भी ऐसा कर सकती है। यहां तक कि टोटेम रैंक के स्वामी भी हैरानी से काल को देख रहे थे। क्या उसने अभी ऐसा किया? दानव ने पूछा। जनरल ने सिर हिलाया। हाँ, उसने ऐसा किया। काले ड्रैगन ने सुअर आदमी के शरीर की ओर इशारा किया। अगर आप इतनी दया करें, आर्चबिशप, उसकी आत्मा अलग होने लगी है।
इससे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के नेता की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने तुरंत ही गिरे हुए राक्षस को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन इससे जायंट्स दुविधा में पड़ गए। अगर काल ने माउंटेन जायंट को इस तरह मारा होता तो नतीजा वही होता। वे बता सकते थे कि उसने हमला करने की कोई कुशलता नहीं अपनाई थी, उसने सिर्फ अपने आंकड़ों को इस हद तक बढ़ाया था कि वो सुपरसोनिक गति से एक हाथ हिला सकता था। इससे स्पष्टतः उसे चोट पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से काल अपना हाथ रगड़ रहा था उससे लगता था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। जनरल को पता था कि काल के पास ट्रोलिश रीजनरेशन था, या तो एक कौशल के रूप में या उसके नस्लीय गुणों के हिस्से के रूप में। यह अभी भी 100% स्पष्ट नहीं था कि वो शुरू से ही ट्रोल का हिस्सा था या नहीं। उसके शरीर को देखते हुए जनरल को संदेह था कि वह वास्तव में बौना था। उसका शरीर इंसानों के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत था और मांसपेशियां ठीक नहीं थीं। अगर उसे अंदाजा लगाना हो तो शायद 1/4 खून वाला। इतना तो तय है कि उसके परिवार को कुछ समय के लिए मानव माना जाता रहा होगा, लेकिन संभवतः वे पीढ़ियों से मिश्रित रक्त वाले मनुष्यों के साथ मेल खाते रहे होंगे। ज्यादातर प्रजातियां ऐसी ही थीं, उनमें से कई मनुष्यों के साथ प्रजनन कर सकती थीं, इसलिए हमेशा दूसरी रक्त रेखाओं के होने की संभावना थी। आमतौर पर उन्हें कमजोर माना जाता था और वे आनुवंशिक रूप से मृतप्राय थे, लेकिन कभी कभी मनुष्यों के बीच एक वंश जारी रहता था। काल ने अपनी उंगलियों से सुन्नपन दूर किया और दानव के अपनी बारी के लिए तैयार होने का इंतजार किया। इससे टोटेम रैंक जायंट मुश्किल में पड़ गया। अगर वो इस मैच को छोड़ देता तो काल जीत जाता, जिससे गोल्डन ड्रैगन नेशन के लिए स्कोर 2-0 हो जाता और उन्हें प्रतियोगिता में कुल मिलाकर जीत मिल जाती। लेकिन अगर वो उन्हें प्रतिस्पर्धा करने देता तो एक मौका था कि उसके दिग्गजों में से एक को थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। गर्वित माउंटेन जायंट्स इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसी इंसान द्वारा थप्पड़ मारकर मारे जाने से उनके गौरव को अपूरणीय क्षति होगी। राक्षस प्रजातियों के विपरीत वे इतने क्षमाशील नहीं थे। जायंट की गरिमा को खोना और इस मुकदमे को जारी रखने की कम संभावना के बीच एक मुश्किल शर्त थी। अगर काल पहले गया होता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि जायंट चला जाता। हालांकि इतनी कम संभावनाओं के साथ उनके लिए अपने नुकसान को कम करना और अपने लोगों को गुप्त रूप से मुकदमे में लाने का कोई तरीका खोजना बेहतर हो सकता है। दिग्गज स्पष्ट रूप से पोकर चेहरा रखने में असमर्थ थे और यहां तक कि बेहोश और हाल ही में पुनर्जीवित सुआ आदमी भी देख सकता था कि टोटेम रैंक माउंटेन दिग्गज इस समझौते से बाहर निकलने के लिए एक साजिश तैयार करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे नेताओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ऐसा लगभग हर बार होता था जब वे किसी बात पर सहमत होते थे। उनमें से कोई एक समझौते से पीछे हट जाता था या अपने किसी सहयोगी को अपनी ओर से काम करने के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम करने के लिए भेज देता था। जायंट्स इस दौर से हट गए हैं। गोल्डन ड्रैगन नेशन को आज यहां अपनी छोटी सी जीत के लिए बधाई। नेता ने आखिरकार सहमति जताई। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। आर्कबिशप ने इतनी झूठी दयालुता से उत्तर दिया कि काल को भी थोड़ा मिचली आने लगी। दिग्गजों ने तुरंत एक पोर्टल खोला और चले गए, जबकि जनरल ने मुस्कुराते हुए रूपांतरित ब्लैक ड्रैगन की ओर रुख किया। तो मुझे पता है कि इस परीक्षण के खत्म होने से पहले मनुष्य जितने लोगों को भेज सकते हैं भेजेंगे, लेकिन आपके कुछ स्पॉट खरीदने में कितना खर्च आएगा? जनरल ने पूछा। ड्रैगन का चेहरा उसके हुड के नीचे जादुई छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में खुशी थी। अब मुझे लगता है कि हम कुछ हल निकाल सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि नेता इस बात की योजना बना रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। वे हमेशा के लिए यहीं नहीं रह सकते थे। उनके पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम था और जनरल को माउंटेन जायंट की सीमा पर विशेष रूप से तैनात किया गया था ताकि वे अपने अधिपतियों के साथ परेशानी पैदा न करें। क्या हम भोजन के लिए चले जाएं और बाकी काम हमारे अधीनस्थों पर छोड़ दें? काले ड्रैगन टोटेम नेचेट ने पूछा। हाँ, डिनर बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रिंस काल, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें जब तक कोई आपकी सेवा में उपस्थित न हो जाए, आर्कबिशप ने उत्तर दिया। जनरल ने सिर हिलाया। मैं किसी को बुलाकर काम संभाल लूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से लाइन पर मेरी जरूरत है। दिग्गजों के नेता ने कुछ नहीं कहा और बस अपने लोगों के साथ चले गए। जनरल ने अपने लोगों की ओर मुड़कर उन्हें विनम्रता से सिर हिलाया। मैं अगले 5 मिनट में यहाँ सुदृढ़ीकरण भेज दूंगा। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि जब वे अपने सिस्टम इंटरफेस को जगाने का प्रयास कर रहे हो तब कुछ भी ना हो। समझ गया जनरल। ये सब अनुष्ठान का हिस्सा प्रतीत होता था, जिसमें ये दिखावा किया गया कि उन्हें नहीं पता था कि निचले स्तर पर आसन्न हमला होने वाला है और उन्होंने जो सौदा किया था उसका वास्तव में कोई महत्व था। ब्लैक ड्रैगन ने अपने हाथ की एक लहर से एक द्वार खोला और आर्कबिशप के साथ चला गया। फिर जनरल चला गया और 100 कमांडर रैंक के सैनिकों की एक टुकड़ी और 50 आरोही और जागृत रैंक के सहायक कर्मचारी भागते हुए अंदर आए।
लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ रहने के अलावा कोई और आदेश नहीं था। काल ने अपना गला साफ किया। सुनो, हर नए आगंतुक को सिस्टम तक पहुंच पाने के अवसर के लिए विश्व ड्रैगन को धन्यवाद देने के लिए प्लिंथ पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। एक बार जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे तो आपको ओप की सुरक्षा ड्यूटी के लिए यहाँ तैनात किया जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? सर। हाँ सर, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया और फिर ओप पर झपट्टा मार दिया। कर्नल लू ने उनकी प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। काल उनकी सेना का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन वे सिर्फ आदेशों का पालन करने के इतने आदी थे कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उन्हें आदेश देने वाले को ऐसा करने का अधिकार है। उनमें से पहला गायब होने में केवल कुछ सेकंड लगे तथा बाकी 2 मिनट के भीतर गायब हो गए। इस यूनिट में सभी युवा सैनिक थे। संभवतः ये फ्रंटलाइन शॉक ट्रूप यूनिट थी जिसे जनरल ने अपने शिविर के पास तैनात किया था। बूढ़े मिनोटोर ने अपने नए उगे हुए हाथ के कंधे को रगड़ा जिस पर टैटू और निशान नहीं थे, फिर लोट्स की ओर मुस्कुराया। ठीक है छोटे पादरी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा खाना फिर से चखना चाहूंगा, और ऐसा लगता है कि मुझे उम्मीद से पहले ही मौका मिलने वाला है। ऐसा लगता है कि तीर्थयात्रा पर जाने वाले तुम्हारे व्यापारी समूह को बचाना मुश्किल हो गया है। लोट्स ने हंसते हुए उसकी ओर आंख मारी। हमारी बेशर्मी को कभी कम मत समझना। हमारा इरादा है कि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे हम इस काम को जारी रखेंगे। हम जंगल और फिर विटन मंदिर की ओर जा रहे हैं। इतना कुछ नहीं बदला है, हमें बस यहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए किसी और को छोड़ना होगा। बूढ़े मिनोटोर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी सेना को संगठित कर चबूतरे को घेर लिया। सभी, मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि आप बाहर निकले और मिलनसार बने। हॉक, आप इलाके का निरीक्षण कर सकते हैं, कहीं वे दूर से इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। जानवर खंडहरों में दिखाई दिए और हॉक ने धीमी सी चीख के साथ दाना की ओर आओ का इशारा किया, जिससे पता चला कि वो स्काउटिंग मिशन के लिए एक सवार को साथ लाना चाहता है। टेसा अपना भाला लेकर थोर की पीठ पर चढ़ गई और ओफेलिया और लोट्स को काल के साथ इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, या फिर कैरा के साथ खेलते हुए मिट्टी में लौटने लगी। हम इससे कैसे निपटेंगे? निश्चित रूप से जल्द ही ओप के लिए एक चुनौती होगी, कर्नल लू ने पूछा। अगर यह ओर्क्स है तो मैं कहता हूं कि हम उन्हें जाने देंगे। खानाबदोश राक्षसों के साथ भी यही होगा अगर वे इतने बहादुर हैं कि वे हमारे पास आ सके। अगर दिग्गज चुनौती देते हैं तो मैं उनके नेता से निपट लूंगा। लामिया की जोड़ी मेरे पार्श्व की रक्षा करेगी, जबकि नागा योद्धाओं की तिकड़ी नागा रानी रेमी के साथ होगी। रेमी और टेसा एक जोड़ी के रूप में एक साथ काम करेंगे और लोट्स हीलिंग करेगा। ओफेलिया और कैरा बरसकर है, इसलिए उनके रास्ते से दूर रहो। राक्षसों में से एक दुबली पतली महिला जो लगभग ऐसी दिख रही थी जैसे कि वह मरी हुई हो, उसकी त्वचा का रंग डूबते हुए व्यक्ति जैसा था। उसने कैरा की ओर इशारा किया। वो एक पंख वाला शून्य बेजा है ना? तुम गाय के दिमाग वालों को उससे दूर रहना चाहिए। वे चीजें समाज के लिए खतरा है। उसने कर्नल को ताना मारा। तुम्हें पता नहीं है, उसके पास मोनाक रैंक का आक्रमण कौशल है। मैंने इसे पहले ही क्रियान्वित होते देखा है। ये बहुत तेज था। दिग्गज वापस आ गए हैं। 2 सम्राट, 10 रॉयल्स और 500 सैनिक, लगभग सभी कमांडर। दिग्गज वापस आ गए हैं। यहां से 5 किलोमीटर दूर, बस एक पहाड़ी के ऊपर, काल ने मिनोटोर कर्नल को सूचित किया। ओह, क्या उन्होंने इसे मजेदार बनाने के लिए पर्याप्त भेजा? काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हें कभी इस पर संदेह हुआ? वहां 500 कमांडर रैंक के सैनिक हैं। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता। बाकी लोगों के वापस आने के बाद भी उनकी संख्या हमसे 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने नेतृत्व दल के लिए क्या भेजा? आमतौर पर उनके पास सैनिकों की पूरी रेजिमेंट के लिए 5 विशालकाय अधिकारियों का दस्ता होता है, कर्नल लू ने पूछा। 2 सम्राट, 10 राजसी, मिनोटोर ने आह भरी। मैं अपने लोगों को सूचित करूंगा। जिन कुछ लोगों को क्लास मिली है, उनके साथ हम अपने नए कौशल का उपयोग करने का मौका पा सकते हैं। आप बहुत निराशावादी हैं। मैं एक सम्राट को ले लूंगा, रेमी और उसके अंगरक्षक दूसरे को ले लेंगे। मेरी टीम के बाकी सदस्य कमांड दस्ते पर ध्यान केंद्रित करेंगे। याद रखें, उन्हें नहीं पता कि आधी टीम को बुलाया गया है। उन्हें सिर्फ 6 सम्राट, 8 रॉयल्स, आपकी टीम सहित और मुट्ठी भर सैनिक दिखाई देते हैं। जब हमारे पास दृश्यमान सम्राटों में लाभ होगा तो वे जल्दबाजी नहीं करेंगे। यदि वे काफी देर तक हिचकिचाते हैं तो हमारे पास एक और 100 सैनिक होंगे, और फिर हमें जो भी अन्य सुदृढ़ीकरण मिलेगा। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो यह इतना बुरा नहीं लगता है। वे निश्चित रूप से उन सम्राट रैंक नागा योद्धाओं या कैरा में से किसी को भी अपने कमांडर रैंक बैक लाइनों में ढीला नहीं होने दे सकते। यह एक नरसंहार होगा।
जैसा कि काल ने उम्मीद की थी, जायंट्स ने रुककर उस गोले की दृष्टि में आकर बचाव करने वाली टीम को देखा। उनमें से कुछ नजरों से ओझल हो जाते, लेकिन जायंट्स उन्हें धीमा करने के लिए पर्याप्त अनुमान लगा सकते थे। दूर से सापेक्ष शक्ति स्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन था, खासकर मिश्रित प्रजातियों के साथ। अगर वे सभी जायंट्स थे तो आप उनके आकार से अनुमान लगा सकते थे। हालांकि हॉक की इंद्रियां उससे बेहतर थीं, लेकिन जब यह एक दर्जन अलग अलग प्रजातियां थीं, तो आपको अनुमान लगाना था कि वे अपनी प्रजाति की तुलना में कैसे हैं, और फिर मनुष्य एक बेतुका अनुमान होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जितना शक्तिशाली होता गया उतना ही बड़ा होता गया। हमारे पास कितना समय है? युवा मिनोटॉर्स में से एक ने पूछा। अगर वे हमला करते हैं तो हमारे पास 3 मिनट है। ये कहना मुश्किल है कि वे कब तक योजना बनाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी शक्ति के स्तर का अंदाजा है। उनसे पहले अपने गठन को फैलाने की अपेक्षा करें, ताकि वे देख सकें कि हम कैसे जवाब देते हैं। एक बार जब वे अपनी स्थिति बदलना शुरू कर देते हैं, तो हमला आसान होता है। हमला होने का क्षण लगभग 10 सेकंड बाद का निकला। नेता पंक्ति के दूर छोर पर चले गए और काल ने उनके अनुरूप अपनी स्थिति समायोजित कर ली। रेमी उसके करीब था, लेकिन माउंटेन जायंट बल के मुख्य भाग की ओर। मुझे फिर से याद दिलाइए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? काल ने पूछा जब उसने कमांडर रैंक के दिग्गजों को अपने नेताओं के पीछे पंक्ति बनाते देखा। क्योंकि वे इस बात से नाराज हैं कि तुमने उन्हें दिखा दिया और वे तुम्हें बिना लड़े जाने नहीं देंगे, टेसा ने उसे याद दिलाया। ठीक है, मैं उस हिस्से के बारे में लगभग भूल ही गया था। ठीक है, अगर सभी अपनी जगह पर हैं, तो मैं अनौपचारिक चुनौती के लिए रेमी के साथ आगे बढ़ूंगा। जब काल आगे बढ़ा तो सम्राट और राजपरिवार सभी उसके समूह से मेल खाने के लिए आगे बढ़े। इससे बाकी सभी के लिए जीवन बहुत आसान हो गया, और जायंट्स पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, बेहतर संख्या के साथ ट्रायल ऑफ पर निशाना साध रहे थे। हॉक, देखो, जब मैं मजबूत लोगों को व्यस्त कर दूं तो तुम हमलावरों को धीमा करने के लिए क्या कर सकते हो? काल ने निर्देश दिया। सारी आग, हॉक ने सहमति जताई। काल ने मजबूत दिग्गजों को समूह से दूर करने के लिए कदम बढ़ाया, जबकि उनकी टीम के बाकी सदस्य अपनी तरफ की बाधाओं के बारे में चिंतित थे। सभी रॉयल्स के चले जाने के बाद उन्हें कमांडरों के साथ आसान समय मिलेगा, लेकिन 12 बनाम 2 या 7, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे गिना है। जब रेमी एक रेंज फाइटर था तो ये बहुत बड़ी बाधा नहीं थी। हालांकि अंगरक्षक सम्राट थे, टेसा को उम्मीद थी कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। थोर युद्ध में उतरने के लिए बेताब था, और वह अपनी देवी की इच्छा को अपने भीतर बहते हुए महसूस कर सकती थी। लाल ड्रैगन की इच्छा युद्ध चाहती थी, और कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही एक ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा था। या कम से कम उन्हें सीमा पर चल रहे युद्ध का एक छोटा सा नमूना यहीं अपने घर के पिछवाड़े में देखने को मिल जाता। युद्ध देवी के लिए ये काफी करीब था। काल ने अपने हाथों पर हैंड क्लॉ को गॉयटलेट की तरह पहना और फिर अपनी तलवार निकाली। मोनार्क रैंक जायंट्स ने यह नजारा देखकर मुस्कुराया। उन्हें एहसास नहीं था कि उनके लिए क्या नरक इंतजार कर रहा था, और उन्होंने दूसरों से निपटने से पहले काल को खत्म करने के लिए अपनी चार्जिंग गति बढ़ा दी। काल ने अपनी गति को यथासंभव बढ़ाया तथा नए वर्ग से प्राप्त संवर्धन की सीमाओं का परीक्षण किया तथा अपने प्रत्येक पालतू जानवर से प्राप्त बोनस का भी परीक्षण किया। अपनी तलवार पर विघटन के साथ काल ने सम्राट रैंक के सबसे बड़े दिग्गजों पर हमला किया। अपने ब्लेड की ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए आंतरिक रूप से सिहरन महसूस की। उसे या तो ऐसा करना बंद करना था या कुछ ईयरप्लग में निवेश करना था। जब लीफा ने सम्राट से लड़ाई की थी तब भी यही हुआ था। हिंसा की एक कर्कश ध्वनि जो दर्जनों किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी। विशालकाय उस तरह की गति के लिए तैयार नहीं था, और उसने खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में एक गार्ड अवरोध खड़ा कर दिया। लेकिन कौशल काम नहीं आया, और विघटन के अवशेष और हैंड क्लॉ से भूतिया निशान अभी भी प्रभावी थे जब ब्लेड विशालकाय के गले में घुस गया। काल ने मोनाक को लात मारकर उसकी गति को रोकने के लिए छलांग लगाई तथा लगभग सहज बैकफ्लिप के साथ अपने पैरों पर खड़े होने में सफल रहे। बुरा नहीं है, 10 में से 8। तुम्हें अपने फॉर्म पर काम करने की जरूरत है, रेमी ने उसे बधाई दी। हालांकि विशालकाय मरा नहीं था, कम से कम अभी तक नहीं, लेकिन उसकी गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, और संघर्ष करते समय उसके शरीर से हल्के हरे रंग की ऊर्जा की धारा निकल रही थी। दूसरे सम्राट ने ये देखा और बचाव के लिए आया, लेकिन अंगरक्षकों की तिकड़ी ने इसे रोक दिया, जबकि रेमी ने रॉयल्स को धीमा करने के लिए चेन लाइटनिंग फेंक दिया जब तक कि काल के लामिया अंगरक्षक उनकी प्रगति को रोक नहीं सके। काल को ये समझने में एक क्षण लगा कि घायल विशालकाय के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वह अपने क्रोधित साथी के प्रहारों से बच रहा था। लेकिन जब घायल सम्राट को दौरे पड़ने लगे तब उसे अंततः समझ में आया।
प्रहार लक्ष्य को मारने के इतने करीब आ गया था कि हैंट पंजे ने विशालकाय की आत्मा को जकड़ लिया था और उसे बलपूर्वक उसके शरीर से बाहर निकाल रहा था, जिससे मानसिक क्षति हो रही थी। काल ने पूरी ताकत से वार किया और दोनों ब्लेड वापस उछलकर दूर चले गए, जिससे ब्लेड की नोक लगभग मिट्टी में जा लगी और विशालकाय की छाती उजागर हो गई। सम्राट काल के जवाबी हमले से बचकर भागा, लेकिन तुरंत ही खुद को गिरता हुआ पाया। एक नागा योद्धा ने इसका फायदा उठाया और अपने मांसल निचले शरीर से उसके पैरों को लपेट लिया, और जब विशालकाय जमीन पर मुंह के बल गिरा तो योद्धा ने चारों भुजाओं और सुनामी जल जादू में लिपटे ब्लेडों से हमला करना शुरू कर दिया। भद्दा, लेकिन बेहद प्रभावी। इससे काल और योद्धा राजपरिवार से लड़ने के लिए स्वतंत्र हो गए, जबकि प्रथम सम्राट घुटनों के बल बैठकर रेमी के एक अंगरक्षक को बचाते हुए अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। बढ़ी हुई गति एक अनुचित लाभ थी, और जबकि जायंट्स को काल की दौड़ने की गति के साथ तालमेल रखने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनके हाथ की गति इतनी अधिक थी कि वे उसका प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि भीड़ के बीच से निकलते समय 1 दर्जन वार करने के बाद ही उसकी भुजाएं दुखने लगीं। उसके आंकड़ों में असंतुलन था। वो अपने शरीर की मौजूदा क्षमता से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता था। मानव शरीर जानवर के शरीर नहीं थे, और सभी संवर्धनों के बावजूद वह वास्तव में खुद को काफी नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे शून्य शरीर द्वारा नकारा जा रहा था। इसे बदलना होगा। एक बार जब वे यहां से निकल गए, या कम से कम अपनी लूट को देखने के लिए समय मिला, तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसकी सहनशक्ति को बढ़ाए, भले ही वो एक कसरत दिनचर्या हो और कोई जादुई वस्तु ना हो। या तो ऐसा ही होता या फिर उसे युद्ध में स्वयं को घायल होने से बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता, और आगे बढ़ने वाले प्रत्येक जानवर के साथ उसे पीछे हटने की मात्रा बढ़ती जाती। इससे भी बदतर बात यह है कि यदि यह काम नहीं करता तो उन्हें अपनी भूमिका अग्रिम पंक्ति के लड़ाके से बदलकर दूरवर्ती सहयोगी की भूमिका में आनी पड़ती। रॉयल्स ने तीनों को डबल टीम किया, तो लैमिया काल के फ्लैंक पर चले गए। यह सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में इतने रॉयल्स नहीं थे। तब काल ने देखा कि जब दोनों सम्राट मर गए थे, रेमी ने अपने तीनों अंगरक्षकों को कमांडरों के पक्ष में ले जाकर बर्फीला तूफान और नरक तूफान का संयोजन स्थापित किया था। रक्षक अब युद्ध में थे, और हॉक अभी अभी आया था। उसने सेना के पिछले हिस्से पर हिलस्टॉर्म भंवरों की एक दीवार से हमला किया था जो पैदल गति से आगे बढ़ रहे थे, जबकि दाना के गोलेम ने बचे हुए लोगों पर हमला किया, और उसने हॉक को दिग्गजों पर हमलों की बारिश करने में सहायता की। 3 तरफ से हमला किया जाना उनकी योजना में नहीं था, तथा दिग्गजों की संख्या रक्षकों से बहुत अधिक होने के बावजूद वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि किस तरफ सुदृढ़ीकरण भेजा जाए। ऐसा होने पर काल ने रॉयल रैंक जायंट्स के खिलाफ खुद को रोक लिया, तथा अपनी अधिकतम शक्ति की तुलना में अपनी शारीरिक सहनशीलता की सीमाओं का परीक्षण किया। यह इतना तेज था कि जायंट्स केवल बेतरतीब ढंग से बचाव कर सके, और उसके अधिकांश हमलों से अप्रत्यक्ष रूप से चोट खाए, जो काल के लिए एक अलग लाभ था, क्योंकि वे पूरी तरह से रक्षात्मक होने के लिए मजबूर थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि अंगरक्षक भी तेज हो गए थे, लेकिन काल निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें लड़ते हुए देखने में ज्यादा समय नहीं बिताया था। राजकुमार काल, सेना आ गई है, एक सैटायर धावक ने उसके पीछे कुछ दर्जन मीटर की दूरी से चिल्लाकर कहा। उन्हें मुख्य सेना में शामिल कर लो और दुश्मन को वापस जलते हुए भंवरों में धकेल दो, काल ने चिल्लाकर कहा। बकरी के पैर वाला दानव संदेश देने के लिए भाग गया, जबकि रॉयल रैंक के दिग्गज एक गोलाकार संरचना में एकत्र हो गए, जहां उनमें से प्रत्येक के पास अपने अंधे स्थानों को ढकने और मुश्किल हमलों से बचाव के लिए एक सहायक होगा। काल के हमलावरों की तिकड़ी में अभी भी 5 लोग बचे थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। काल एक विशालकाय को काटने और बाकी पर पीछे से हमला करने के उद्देश्य से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी एक द्वार खुल गया और सभी विशालकाय मृतकों सहित मूर्त रूप में बदल गए। फिर वे गायब हो गए और पोर्टल बंद हो गया। उनके पास जो कुछ बचा था वह था ढेर सारी झुलसी हुई घास और खून, साथ ही एक मोनाक रैंक का शरीर। दुर्भाग्यपूर्ण विशालकाय जिसकी आत्मा हैंट क्लॉ द्वारा छीन ली गई थी, उनकी बाकी ताकत के साथ बरामद नहीं किया गया था। रेमी ने शव को बाद के लिए राय के स्थान पर रख दिया, फिर अपने अंगरक्षकों की उपस्थिति का जायजा लिया। वे थोड़े से क्षतिग्रस्त दिख रहे थे, लेकिन ट्रोलिश रीजनरेशन और इटर्नल लाइटनिंग के साथ उनके शरीर अभी भी ठोस थे। फिर उन्होंने अपने कवच मंत्रों को ताज़ा किया और वे फिर से प्राचीन रूप में आ गए। शानदार जीत! क्या अभी लंच का समय हो गया है? आपको क्या लगता है कि भागने से पहले हमने उनमें से कितने लोगों को मार डाला? कर्नल लू ने पूछा, जबकि रक्षक अपनी सांसें संभाल रहे थे और अगले हमले की तैयारी कर रहे थे। काल ने कंधे उचका दिए।
कम से कम 1/3, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है क्योंकि वे शव वापस ले गए हैं। वे संभवतः उन्हें तुरंत पुनर्जीवित कर देंगे और तब उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मिनोटो ने आह भरी, जबकि हमारा नुकसान स्थायी है, इसलिए वे क्षय का अभियान चला रहे हैं। काल ने उनके पीछे इशारा किया। किसने कहा कि हमारे लोग स्थायी हैं? हमारे साथ आज प्रकृति देवता की उच्च पुजारिन लोट्स और एक उपचार विशेषज्ञ है। ऐसा लगता है कि उसने गिरे हुए लोगों में से सबसे मजबूत को पहले बचाया और फिर सबसे प्यारे को। वो शायद थकने से पहले उन सभी को नहीं बचा पाएगी, लेकिन यहाँ 2 ड्रैगन भगवान पादरी हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा हताहत नहीं होना चाहिए। उनके कई घायल लड़ाके थे। युद्ध के बाद लगभग सभी को कुछ हद तक चोट लगी थी, लेकिन उनकी सेना का लगभग आधा हिस्सा बुरी तरह से घायल हो गया था और धीरे धीरे अपने अंगों को महसूस करने की आदत डाल रहा था। यह मानसिक आघात को रोकने का एक उपाय था, जो भविष्य में उपचार की प्रभावशीलता को कम कर सकता था। ये पुनर्वास का एक त्वरित संस्करण था, जो शरीर को याद दिलाता था कि वह ठीक से ठीक हो रहा है। अब कम से कम अधिक सैनिक आ रहे हैं क्योंकि पहला समूह परीक्षण से बाहर आ चुका है। टेसा ने यह बात तब कही जब वो थोर की पीठ पर काल के बगल में सवार थी। काल ने उस दिशा में पीछे देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी और देखा कि एक पूरी सेना रेजिमेंट खंडहरों को घेरने के लिए बाहर आ रही है। दर्जनों सफेद वस्त्र पहने पादरी, लगभग 1000 सैनिक और एक पूरी तोपखाना बैटरी अब तक आ चुकी थी। इसके अलावा न्यूबॉर्न से सैकड़ों और सैनिक और एक वयस्क नीला ड्रैगन भी था। हमें ड्रैगन से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि वे यहाँ आए। ब्लू ड्रैगन्स को किसी भी चीज से ज्यादा ज्ञान पसंद है, और अगर हम उन्हें ये ज्ञान देंगे तो वे भी हमें पसंद करेंगे, काल ने सुझाव दिया। टेसा ने उस पर मुस्कुराकर कहा, क्या ये पादरी वर्ग को गुमराह करने की आपकी योजना है? सिर्फ उनके पक्ष में खेलना है? अरे, मैं आपके लिए दुनिया के सबसे अच्छे चार्जर के साथ एक पूरी लड़ाई लाया हूं, है ना? मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। टेसा ने अपनी आंखें घुमाई। आपने ये प्यारा चार्जर प्रदान किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पूरी लड़ाई का श्रेय ले सकते हैं। दिग्गज आ रहे थे चाहे हम यहां हो या नहीं। नॉट डाना मैजिस वापस आ रहे हैं। हॉक ने बताया कि काल ने एक अच्छा कारण तैयार किया है कि उसे श्रेय क्यों मिलना चाहिए। ओह, स्पेलब्लेड भी आ रहे हैं। हमें उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। काल ने विषय बदलते हुए टेसा को बताया कि क्या हो रहा है। कौन सी दिशा? मैं उन्हें स्थिति से अवगत कराऊंगी ताकि आज सहयोगियों के बीच कोई संघर्ष न हो, टेसा ने पूछा। हॉक के अधीन, वो अब उनका चक्कर लगा रहा है और उतरने की तैयारी कर रहा है। मिनोटॉर को आश्चर्य हुआ कि सहयोगियों के बीच लड़ाई शुरू न करने के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में इससे क्या मदद मिलेगी, क्योंकि विशालकाय घोस्टफायर थंडरबर्ड अजनबियों के लिए सुखद दृश्य नहीं था। थोर लोगों का अभिवादन करने के लिए दौड़ा, जिससे उसे टेसा द्वारा स्थिति समझाने के दौरान लोगों से घुलने मिलने का समय मिल गया। बेशक, डाना हॉक की पीठ पर थी और वह पहले से ही इसके बारे में ज्यादातर जानती थी, लेकिन ये खुद पर चढ़ने जितना मजेदार नहीं लग रहा था। वे बाकी सैनिकों के साथ यहां आने के बजाय वहां क्यों आए? कर्नल लू ने पूछा जब समूह फिर से नजर में आया। संभवतः उन्हें उनके कबीले के परिसर या किसी अन्य मिशन से भेजा गया था, इसलिए वे पहले से ही अराजक स्थिति में किसी के ऊपर प्रकट नहीं होना चाहते थे। वे केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। रॉयल रैंक मिनोटॉर ने इसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि जिसने उन्हें पाया था वह हॉक था, इसलिए तेजी से प्रतिक्रिया पूरी तरह से उचित थी और दोनों पक्षों से अधिक बलों की अपेक्षा की गई थी, क्योंकि वे परीक्षण लेने के लिए जितना संभव हो सके उतने लोगों को भेजेंगे और ऑप की ऊर्जा समाप्त होने से पहले सिस्टम फंक्शन को जगाने का प्रयास करेंगे या खंडहर फिर से गायब हो जाएंगे। इन चीजों के साथ आमतौर पर यही होता था और यही कारण था कि वे मिलजुल कर नहीं रह सकते थे और उपलब्ध संसाधनों का शांतिपूर्वक उपयोग नहीं कर सकते थे। वहां बहुत सारे गुट थे और बहुत सारे लोग थे जो सत्ता चाहते थे या उन्हें इसकी जरूरत थी, चाहे यह अस्तित्व के लिए हो, राजनीतिक लाभ के लिए हो या ब्लू ड्रैगन्स की तरह, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पहले से पता नहीं था। काल और कर्नल कुछ अन्य अधिकारियों के साथ स्पेलब्लेड के पास आने का इंतजार कर रहे थे। वर्दी सरल थी, इसलिए बिना परिचय के कोई नहीं जान सकता था कि वे किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका स्वागत करने और उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए किसी को भेजना वास्तव में एक अच्छा विचार था, चाहे ये कितना भी निरर्थक क्यों न लगे। जैसे ही काल उनके पास पहुंचा, कॉर्बिन ने उसकी ओर सिर हिलाया, फिर मिनोटॉर और उनके पीछे प्रतीक्षा कर रहे सैटायर धावक की ओर सिर हिलाया। मैं गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का राजकुमार कॉर्बिन हूं। आप मुझे बस कॉर्बिन कह सकते हैं। जब तक ये घटना समाप्त नहीं हो जाती, मेरे लोग यहां पहरेदारी करेंगे, उन्होंने समझाया।
क्या आप ओब की शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं? कर्नल लू ने पूछा। हमें दूसरों को यह अवसर देने के लिए अच्छा खासा भुगतान किया गया है। हमारे निर्देश हैं कि इसका उपयोग सीमित होने की संभावना है, इसलिए हमें अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल न करने देने को प्राथमिकता देनी है। क्या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए? मिनोटोर ने पूछा। ओर्क्स का एक समूह इस ओर आ रहा है। मेरे निर्देश हैं कि खानाबदोशों को न्यूबॉर्न प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा माना जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपके लोगों को अतीत में उनके साथ कुछ समस्याएं हुई हैं। इसलिए अगर वे यहां आने का फैसला करते हैं तो हम प्रिंस काल को उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहेंगे, कॉर्बिन ने समझाया। मैंने उन्हें दूर से देखा और डाना ने उसे बताया, हॉक ने समझाया। मैं समझता हूं। हालांकि सिस्टम वाले ऑक्स का विचार डरावना है। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा सम्मान अधिक सभ्य गुटों के लिए आरक्षित होगा, कर्नल लू ने बड़बड़ाते हुए कहा। ऑप के चारों ओर पहले से ही लाइनअप बन रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह अपनी उपयोग क्षमता तक पहुंच चुका है। इससे संभवतः ये किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉर्बिन को पहले ही पोर्टल द्वारा स्थिति का वर्णन करते हुए एक संदेश प्राप्त हो चुका था। जादुई संदेश की विषय वस्तु को टोटेम द्वारा आसानी से रोक लिया जाता था, लेकिन भौतिक पत्र को छोड़ने के लिए एक छोटे से द्वार पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसका बहाना अच्छा था। स्पेलब्लेड्स एक शक्तिशाली गुट थे, लेकिन वे अपने काम के लिए भुगतान करने और अन्य अवसरों को छोड़ने के लिए तैयार थे। इसलिए मिनोटॉर और अन्य न्यूबॉर्न अधिकारी यह सवाल नहीं करेंगे कि वे लाइन के सामने आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे। स्पेलब्लेड्स ही एकमात्र ऐसे नहीं थे जिन्हें यहां भेजा गया था। मिलिट्री रेजिमेंट सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उनसे सिस्टम के अनुकूल होने की उम्मीद नहीं थी। सरकार उन एलिट को इकट्ठा कर रही थी जो मिशन पर गए थे ताकि जितनी जल्दी हो सके ऑब में आ सके, और काल ने मिलिट्री कमांडर को रेडियो पर किसी से अगले अपेक्षित आगमन के बारे में बात करते हुए सुना। दोनों देशों से अधिक लोग आ रहे थे, लेकिन ब्लू ड्रैगन अधीर दिखने लगा था। मैं कुछ ही मिनटों में आप सभी से मिलूंगा। मुझे हमारे क्रूर आगंतुक का स्वागत करना है, और इससे पहले कि वे सभी के मन की बात पढ़ना शुरू करें, उन पर अच्छा प्रभाव डालना है। यह एक नर नीला ड्रैगन था, इसलिए कम से कम उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि थोर इस पर हमला करेगा। लेकिन अगर ड्रैगन सीधे सभी के दिमाग से जानकारी खोजना शुरू कर देता, तो उन्हें अनगिनत ऐसी चीजें मिल जाती जो काल नहीं चाहते थे कि वे पाएं। नमस्कार राजकुमार काल, मैं लाइब्रेरियन गैरेथ हूं। काल के पास आते ही ड्रैगन ने उनका अभिवादन किया। आपका स्वागत है लाइब्रेरियन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि आपके मन में ऑप की अंदरूनी कार्यप्रणाली के बारे में कई सवाल होंगे, साथ ही आगंतुकों ने जो कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं उनके बारे में भी, काल ने जवाब दिया। वास्तव में अब तक मैंने जो ऐतिहासिक घटनाएं सुनी है, उनसे इतिहास की किताब में कई पन्ने जुड़ गए हैं, और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। लेकिन उन्नति के अवसर और वे कैसे काम कर सकते हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी का विषय है। इस प्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ हमारे लिए अज्ञात है। खैर, मैं बता सकता हूं कि मेरे लिए ये कैसा रहा। मेरे प्रवेश करने के बाद वहां पुतलों या भ्रमों का एक समूह था। वे सभी मेरे जैसे ही दिखते थे, लेकिन थोड़े अलग कवच में, अलग अलग हथियारों के साथ। जब मैंने उन्हें देखने के लिए सिस्टम इंटरफेस का उपयोग किया, तो मैं अलग अलग वर्ग के नाम और उनके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां देख सकता था, जैसे कि शुरुआती विवरण या वर्ग के लिए थीम। ड्रैगन ने ये सब पहले भी सुना था, और उसे इसे दोबारा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए काल ने उसका ध्यान वापस लाने के लिए कुछ रोचक विवरण जोड़े। हालांकि मेरे पास कई कौशल बिंदु थे, और मेरे मौजूदा वर्ग से एक और कौशल था जिसे मैं जोड़ना चाहता था। एक कौशल था जिसे रैम्पेज कहा जाता था, एक निष्क्रिय कौशल जो हर बार जब मैं एक ही लक्ष्य पर प्रहार करता हूं तो मेरे हमलों में क्षति जोड़ता है। समय के साथ क्षति के प्रभावों को ढेर करने जैसा कुछ, लेकिन मुझे उन्हें प्रभावी होने के लिए लगातार मारना पड़ता है। या अगर मैं उन्हें जहर दे सकता हूं, तो मुझे लगता है कि यह भी काम करेगा। लेकिन इस स्थिति में जो बात वास्तव में लागू होती है वह यह है कि जब मैंने ये कौशल सीखा, तो इसने मुझे एक और विकल्प दिया। इस बात ने उनका ध्यान खींचा। एक कौशल जोड़ने से आपको एक नया विकल्प मिला। शायद यह उन अन्य कौशलों के साथ संयोजन था जिन्हें आप पहले से जानते थे। लंबे समय से एक सिद्धांत रहा है कि अभिजात वर्ग की प्रगति व्यक्तिगत थी, और यह कि एक निश्चित वर्ग वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान उन्नति का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह सुनना कि यह सीधे तौर पर उन कौशलों से संबंधित हो सकता है जिनमें उन्होंने महारत हासिल की है, बहुत अच्छी खबर है। काल ने सिर हिलाया। अगर मैं बीस्ट गॉड मंदिर में ऑथोस को देखने के लिए वापस आता हूं, तो मैं वहां कुछ बच्चों को नए कौशल सिखाऊंगा। फिर जब वे बड़े हो जाएंगे,
तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे किस रास्ते पर चलते हैं। ड्रैगन का विशाल नीला सिर दूर की ओर देखने लगा। इसका नागा रानी और प्रकृति पुजारिन से कोई लेना देना नहीं है, जो जानवरों के राष्ट्र के पिल्लों और शावकों के साथ अधिक समय बिताना चाहती है ना? काल ने उसे अपनी सबसे अच्छी नकली मासूम मुस्कान दी और ड्रैगन हंस पड़ा। मैं भविष्य में किसी समय निमंत्रण देने पर विचार करूंगा। ऑथोस के पास अभी बहुत काम है, दूसरों को अराजकता में लाने के बिना। लेकिन आपके लोगों को पिल्लों को फिर से देखने का मौका मिलेगा। हम ओब के निष्क्रिय होने से पहले कई अनुचरों को यहां भेज रहे हैं, ताकि वे सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। काल ने सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छा लगता है। हम बच्चों पर नजर रखेंगे और हमलावरों को दूर रखेंगे। जितनी तेजी से हम रक्षा समूहों की प्रगति से गुजरेंगे, उतना ही क्षेत्र सुरक्षित होगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही जायंट्स या किसी अन्य राष्ट्र द्वारा हमला किए जाने का सामना करेंगे। अगर अनुभव ने मुझे कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि इस महाद्वीप पर कोई भी चीज रहस्य नहीं रह जाती जब 2 से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाद्वीप के ज्यादातर लोगों को कल तक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं आपको इस पर छोड़ता हूं। कृपया अपने लोगों को व्यक्तिगत रूप से भेजें और हम डीब्रीफिंग पूरी कर सकते हैं। मैं कैपिटल कैथेड्रल की लाइब्रेरी को एक कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही सूचना साझा करने के हमारे समझौते के अनुसार बीस्ट गॉड मंदिर के ऑथोस को भी एक कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। काल ने सिर हिलाया। जाने से पहले एक आखिरी बात, आप किस जगह को अपना घर मानते हैं? ड्रैगन ने उसे दांतेदार मुस्कान दी। नहीं, मैं विटन मंदिर से हूं। जब इस स्तर का नया ज्ञान होता है, तो नीले ड्रैगन लॉटरी निकालते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। काल चला गया और टेसा को अगली रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया। अगर बच्चे आ रहे थे, तो वह और लोथ शायद पास में रहना चाहेंगे। लाल ड्रैगन ने लड़ाई के दौरान बच्चों की रक्षा को प्राथमिकता दी, और हरे ड्रैगन को सभी प्राणियों से प्यार था। इसलिए यह एक कर्तव्य था जिससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इससे दिन का सिर्फ यही हिस्सा बचा कि चीजों के गलत होने का इंतजार किया जाए। वे धीरे धीरे ज्यादा सैनिकों और राक्षसों को खंडहरों के आसपास की रक्षात्मक रेखाओं पर वापस ला रहे थे, लेकिन अभी भी उनमें से एक लंबी कतार थी जो ओब का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रही थी, और जो लोग सफल हुए थे, उनमें से ज्यादातर खुशी से इतने पागल थे कि वास्तव में किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। शुक्र है कि उनके ऊपर हॉक था और वह आने वाले खतरों पर नजर रख सकता था, लेकिन अगर कोई खतरा था, तो काल को यकीन नहीं था कि वह समय पर किसी का ध्यान आकर्षित कर पाएगा और उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर पाएगा। तनाव इतना लंबा चला कि बचाव पक्ष के लोग शांत होने लगे। लगभग सभी ने सिस्टम इंटरफेस को सक्रिय करने का अपना प्रयास पूरा कर लिया था, और उम्मीदवारों का एक और दौर लाया जा रहा था। इनमें से अधिकतर लोग दिव्य जानवर और न्यूबॉर्न साम्राज्यों के युवा थे, जबकि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र ने भीड़भाड़ के डर से ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन काल, लाइब्रेरियन गैरेथ और कुछ अन्य लोगों के लिए जिनमें अच्छी अंतर्ज्ञान या युद्ध की अच्छी समझ थी, ये शांति परेशान करने वाली थी। जो बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें शहर की पूर्व झुगी झोपड़ियों में ले जाया गया था, जहां कोई खंडहर नहीं बचा था, और राय ने उनके लिए टैग खेलने के लिए पत्थर की दीवारों और खंभों की एक भूलभुलैया बनाई थी। जब सैनिक अपनी बारी पूरी कर रहे थे, तब सभी मौलवी दीवारों पर बैठे हुए पहरा दे रहे थे और चोटों पर नजर रख रहे थे। एक बार में 10 लोगों को बाहर लाओ। यह इतनी सहज गति होनी चाहिए कि अब जब लाइन खत्म हो गई है तो उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गैरेथ ने निर्देश दिया। अपने विशाल आकार का लाभ उठाते हुए उसने अपना सिर पादरियों की ओर घुमाया। ठीक है, अगले 10 में से जो भी हैं और किसी को टैग करें, वे प्रवेश द्वार पर उच्च पुजारिन टेसा के पास आएं। जब तक बाकी सभी खेलते रहेंगे, वह आपको ट्रायल में ले जाएगी। उसके बाद आप वापस आ सकते हैं, एक बीस्ट क्लरिक्स ने निर्देश दिया। इससे खेल में ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, क्योंकि हर कोई या तो ट्रायल में जाना चाहता था या काम करने से पहले जितना संभव हो सके उतना खेलना चाहता था। बच्चों ने एक व्यवस्थित पंक्ति बनाई और पादरियों द्वारा कुशलतापूर्वक उनका मार्गदर्शन किया गया, तथा काल ने अपना ध्यान दूर क्षितिज की ओर लगाया और खतरे की तलाश की। वहां मुझे मिल गया। शहर के किनारे से 50 मीटर की दूरी पर एक विशाल आकार का पोर्टल खुलने वाला है, हॉक ने घोषणा की। आने वाला पोर्टल, काल ने पोर्टल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जो उससे 100 मीटर की दूरी पर होगा। काल और रेमी दोनों ने अपने अंगरक्षकों को पोर्टल स्थान के सामने बुलाया और हमला शुरू हो गया, लेकिन काल ने जैसी उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। मंत्रों की बौछार उनकी बाधाओं पर टूट पड़ी और चमकदार लाल प्लेट कवच में मानव सैनिकों की एक सशस्त्र टुकड़ी उड़ती हुई आई और जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उस पर हमला कर दिया।
तोपखाना, गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की ओर से किसी ने चिल्लाकर कहा। इससे विमान भेदी तोपों और तोपखानों के गोलों की बौछार शुरू हो गई, जिन्हें सुदृढ़ीकरण में विलंब करने के लिए पोर्टल के माध्यम से निशाना बनाया गया। 3 कमांडरों ने भागकर दाना को निशाना बनाया, जो पास में था लेकिन लाइन के पीछे था। फिर अन्यों ने अपना हमला स्पेलब्लेड्स और न्यूबॉर्न के सैनिकों पर केंद्रित कर दिया। थोर ने बच्चों की सुरक्षा के लिए ओप के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया, जबकि टेसा ने उसकी पीठ पर अपना स्थान ले लिया। हमलावर हवा में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन डाना की तरह उन्हें हवा में ही दौड़ना था, और इसका मतलब था कि उनके लिए जमीन पर लड़ना अधिक कुशल था, क्योंकि वे बड़े दुश्मनों से घिरे हुए थे, जहां वे एक से अधिक हमलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। पहले कुछ सेकंड तक वे काल को अनदेखा करते दिखे, फिर एक सम्राट रैंक जादूगर पोर्टल के माध्यम से आया, ठीक उसी समय जब काल ने उद्घाटन के माध्यम से एक विघटन लेपित तीर चलाया। रहस्यमयी बिजली उसकी ढाल पर लगी और एक ही वार में वह टूट गई, जिससे उसका ध्यान उस ओर चला गया और उसके गाल से खून निकलने लगा। ओह, उसने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। अगर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, तो उसे अपने बचाव में अधिक प्रयास करना चाहिए था। रेमी हंसा। तुम दुष्ट जानवर हो, मैं आज तुम्हें तुम्हारी जगह पर खड़ा करूंगा, जादूगर चिल्लाया। काल ने हैंड पंजा निकाला और उसे अपने बाएं हाथ पर बना लिया, जबकि उसने अपने दाहिने हाथ में चैंपियंस की तलवार पकड़ ली। मेरी जगह पर बेतुका मत बनो। तुम्हारी माँ का शयन कक्ष यहाँ से कहीं दूर है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे डैडी कह सकते हो। काल के चिल्लाए गए उत्तर से गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा ठहाके लगाकर हंसने लगा, जबकि न्यूबॉर्न सैनिकों ने रॉक ट्रोल की अटूट सहनशक्ति के बारे में भद्दे चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। जादूगर काल पर कूदा, जिसने उस पर रैंड हमलों की बौछार कर दी। उनमें से प्रत्येक कमांडर रैंक का नहीं था, लेकिन काल ने उनमें से दर्जनों एक बार में 5 भेजे। जादूगर हंसा क्योंकि उसने तय किया कि काल के पास इतनी ही दूरी से हमला करने की शक्ति थी। ट्रोल, जैसा कि उसने माना था कि काल करीबी लड़ाके थे, और जादूगर का इतना करीब जाने का कोई इरादा नहीं था कि उस तलवार से मारा जाए। उसे बस इतना करीब आने की जरूरत थी कि उसके हमलों को रोका न जा सके। रैम्पेज कौशल से प्रत्येक प्रहार के साथ क्षति बढ़ती जाती थी, लेकिन काल अपने प्रहारों में लगाई जाने वाली शक्ति को कम करता रहता था, ताकि अंतिम प्रभाव समान रहे और ऊर्जा का संरक्षण हो सके। वो महसूस कर सकता था कि पैक टैक्टिक्स और बेस्टियल चैंपियन से मिलने वाले बोनस का असर उसके पैक पर पड़ने लगा था, और उसे जादूगर के पास आते ही उसे शांत करने के लिए नुकसान को और भी कम करना पड़ा। अभी केवल 5 सेकंड ही बीते थे, लेकिन काल ने कमांडर के बैरियर पर लगभग 100 रैंड हमले किए थे, जो सभी कमांडर के निचले हिस्से पर थे। जादूगर को बचाव बनाए रखने के कारण पसीना आने लगा था, और काल देख सकता था कि जैसे ही उसे लगेगा कि वो हमले से बचने के लिए काल के बहुत करीब आ गया है, वो उसे मारने के लिए आगे आएगा। 10 मीटर, यही वो दूरी थी जो उसने चुनी। दुर्भाग्यवश काल की बढ़ी हुई गति और ताकत के कारण वह हाथापाई की सीमा में था। चैंपियंस की तलवार का माइथरिल नीला ब्लेड प्रकाश में चमक उठा जब काल ने खुद को एक जोर के साथ आगे बढ़ाया, एक भाले की तरह अपने ब्लेड के सामने विघटन का विस्तार किया। जादूगर घूम गया क्योंकि कौशल ने उसकी बाधा को तोड़ दिया, और काल ने अपनी कलाई को झटका, जिससे जोर एक वार में बदल गया क्योंकि विघटन अपने लक्ष्य से चूक गया। जादूगर के दर्द से चीखने पर उसका एक बख्तरबंद हाथ जमीन पर गिर गया। फिर काल की बाईं मुट्ठी के मुड़ने से हवा में कंपन हुआ और हैंड पंजा उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जा लगा। एक कठपुतली की तरह जिसके तार कट गए हों, जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और उसके हैंड पंजे में भूतिया हरी ऊर्जा रिसने लगी। शहर में एक लंबी गाय की दहाड़ गूंजी, जिसके बाद कमांडर रैंक के मिनोटोर की गहरी आवाज सुनाई दी। पहला खून चैंपियन काल को जाता है। यह आवाज पोर्टल के दूसरी तरफ से गूंजती हुई आई होगी, क्योंकि आने वाले जादूगर काल की दिशा में मुड़ गए थे। वहां 10 कमांडरों के साथ एक रॉयल था, जो एक मानक तैनाती थी, लेकिन काल को नहीं पता था कि उन्हें किस देश ने भेजा था। काल के बाईं ओर वह देख सकता था कि रेमी ने कैरा की गर्दन की रक्षा करने और उसे पकड़ने के लिए वापस स्पिरिट स्नैक रूप में रूपांतरित हो गया था, जबकि रे वास्तव में हास्यास्पद गति से आने वाले जादूगरों के बीच से अपना रास्ता बना रही थी। नए वर्ग कौशल से प्राप्त अतिरिक्त क्षति के साथ साथ पहले से प्राप्त क्षति में भी वृद्धि हो गई, और यहां तक कि रॉयल रैंक के जादूगरों को भी 1 या 2 से अधिक हमलों का सामना करने में कठिनाई हुई। हालांकि यह ओफेलिया ही थी जिसने सबको चौंका दिया। उसने जमीन पर पटकने की एक ऐसी क्षमता सीखी थी जो या तो गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाती थी या उड़ान के जादू को नकार देती थी, और जब वह इसका इस्तेमाल करती थी तो दर्जनों जादूगर आसमान से गिर जाते थे। जैसे ही वे जमीन पर या उसके करीब पहुंचे,
7 मीटर लंबे डाया भालू ने उन पर हमला कर दिया। गुस्साए भालू मजेदार है, देखो कैसे वो डरे हुए दाना जादूगरों का पीछा करती है। हॉक हंसा। अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, ध्यान रहे कि कोई उसे चोट न पहुंचा पाए। जादूगरों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी जितनी काल ने उम्मीद की थी। उन्होंने पोर्टल के चारों ओर एक अवरोध बनाया था जो तोपखाने की बमबारी का सामना कर रहा था, और जबकि काल और ओफिलिया ने उन्हें भयभीत कर दिया था, जादूगर न्यूबॉर्न सेना के राक्षसों से भिड़ने में संकोच नहीं कर रहे थे। शहर के बाहर समुद्र तट की स्थापना के लिए हर सेकंड अधिक संख्या में लोग पोर्टल के माध्यम से आ रहे थे। थोर, वहां हालात कैसे चल रहे हैं? बच्चों का काम जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, उतनी जल्दी उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकेगा, काल ने पूछा। अभी ज्यादातर लोग अंदर है। टेसा ने बाकी लोगों को शांत कर दिया है, और वे आखिरी कुछ सैनिकों के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। यह उतना ही अच्छा था जितना वे उम्मीद कर सकते थे। जब तक रक्षक आक्रमणकारी सेना को ओप से दूर रख सकते हैं, जब तक कि बच्चे अपना काम पूरा नहीं कर लेते और युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक सब ठीक होना चाहिए। वे ज्यादातर जागृत और उन्नत श्रेणी के जादुई जानवर या राक्षस थे। उनमें से ज्यादातर सिर्फ आधे ही बड़े हुए थे, और उन्होंने अब तक युद्ध प्रशिक्षण की बुनियादी बातों से ज्यादा कुछ नहीं सीखा होगा। काल ने उन जादूगरों का सामना किया जो उसे चुनौती देने आए थे और अपने विकल्पों पर विचार किया। हेलस्टॉर्म काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भंवरों को हवा में रखने का नियंत्रण नहीं था। रेमी के पास पहले से ही थंडरस्टॉर्म था, लेकिन सभी जादूगरों के पास अवरोध थे, इसलिए जब तक वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाते, तब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता था। सवाल ये था कि इसे हासिल करने का सबसे तेज तरीका क्या था। काल ने क्लासिक भीड़ नियंत्रण कौशल से शुरुआत करने का फैसला किया, चेन लाइटनिंग। उसके बाएं हाथ से आकाशीय नीले रंग का बोल्ट निकला और 10 और लक्ष्यों पर जा लगा, जिससे कमांडर रैंक की बाधाएं टूट गईं और जादूगर आकाश से नीचे गिर गए। उनके पास कौशल के खिलाफ कोई मौका नहीं था, और काल ने बस इसे चैनल करना जारी रखा, जिससे क्षति जमा हो गई और बिजली ने जादुई स्टन बैटन के रूप में काम किया। हमलावर दस्ते के नेताओं को कुछ ही सेकंड में ये बात समझ में आ गई और उन्होंने बिजली गिरने से पहले ही उसे रोकने के लिए अवरोधक खड़ा करना शुरू कर दिया। इससे कुछ जादूगरों को अपने पैरों पर खड़े होने और पोर्टल की सुरक्षा की ओर वापस लौटने का मौका मिला। ऐसा नहीं था कि काल को किसी दूसरे मानव राष्ट्र के जादूगरों से कोई खास शिकायत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिना बातचीत के अपने लोगों के लिए एक मौका छोड़ देगा। अगर उन्होंने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा होता, तो नेता आपस में ही इसे सुलझा लेते, लेकिन उन्होंने जो किया, उसका मतलब यह नहीं था कि या तो वे इसके लिए बहुत कमजोर गुट थे, या वे चाहते थे कि इसे इस तरह से सुलझाया जाए। अपनी ढाल के कारण काल से अलग हो चुके जादूगर पीछे हट गए। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ भी यही हो रहा था, जहां उनका सामना ओफिलिया से हो रहा था, और लड़ाई तेजी से पराजय में बदल रही थी। हॉक और डाना पोर्टल की रक्षा करने वाले अवरोध पर मंत्रों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं रहा था। संभवतः दूसरी तरफ एक पावर हाउस था जो इसे सक्रिय बनाए हुए था, हालांकि यह केवल रॉयल रैंक पर था। यदि वे उस अवरोध के पीछे की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते, तो वे युद्ध को गतिरोध तक सीमित रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों का काम पूरा हो चुका है। टेसा उन्हें राय के पत्थर के भूलभुलैया में ले जा रही है, और मैं उन सभी की सुरक्षा करूंगी। बहुत बढ़िया खबर, धन्यवाद थोर। जब थोर बच्चों की रक्षा करने की तैयारी कर रहा था, काल ने उन दोनों और पोर्टल के बीच खड़ी की गई बाधा का अध्ययन किया। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह एक ही वार से उसे तोड़ सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से पोर्टल के दूसरी तरफ से शक्ति मिल रही थी। अगर वह उसे तोड़ देता, तो वह अंदर जा सकता था, लेकिन वह एक सेकंड के अंदर ही वापस ऊपर आ जाता, और यह उसके लिए परेशानी भरा होता। दुश्मनों से भरी एक बाधा के अंदर फंसना उनके होम बेस के लिए एक पोर्टल के साथ एक भयानक विचार था, यहां तक कि उसके बुरे विचारों के मानक के अनुसार भी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वो उनके साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ नहीं कर सकता था। काल ने अपनी तलवार रख दी और उस पर विघटन ढेर करने के लिए मॉल निकाल लिया। पहले झटके में ही बाधा में छेद हो गया, जिसके माध्यम से काल ने चौंके हुए जादूगरों पर चेन लाइटनिंग फेंकी। उसके दाईं ओर कैरा जादूगरों को एक अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहा था। उसने उनमें से एक समूह को पीछे हटने से रोक दिया था, और जब भी वे उसके चारों ओर से बचने के लिए जादू करने की कोशिश करते थे, तो वह बार बार अशक्त जादू कर रही थी। पैदल वे उसके चारों ओर से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे, और वह उन्हें जादू का उपयोग करने नहीं देती थी, लेकिन कौशल का उपयोग किए बिना वे उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते थे।
वह बहुत अच्छा समय बिता रही थी, और यह सब देखने वाला प्रत्येक जादूगर पूरी तरह भयभीत हो गया, इसलिए ये दोनों मोर्चों पर जीत थी। कैरा ने एक बार फिर उन सभी को गिरा दिया, और फिर काल को एक मानसिक संदेश भेजा। उनसे कहो कि यही रहें। वे अब मेरे कैदी हैं। आप कैदियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? काल ने पूछा। मुझे नहीं पता। शायद उन्हें छड़ी से मारा जाए। जब वे निराश होते हैं तो वे मजेदार होते हैं। काल हंसा और उस ओर चला गया जहां वह एक जादूगर के चेहरे को मिट्टी में दबा रही थी और फिर दूसरे जादूगर को पकड़ने के लिए उड़ गई जो अवरोध की ओर भाग रहा था। सज्जनों, मुझे लगता है कि आप एक शून्य बेजा के कैदी बन गए हैं। अगर आप कृपया प्रतिरोध करना और भागने की कोशिश करना बंद कर दें, तो वह आपको पीटना बंद कर सकती है। उसने घोषणा की। निकटतम जादूगर ने शाप दिया और काल पर एक कौशल फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार लहराने की मुद्रा के अंत में कुछ भी नहीं हुआ। कैरा ने उसका कौशल निरर्थक कर दिया था। ऐसा लगता है कि तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। या तो तुम यहाँ बैठो और अच्छा व्यवहार करो, या मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हें वश में कर लूं। तुम क्या पसंद करोगे? जादूगरों ने अपनी तलवारें रख दी और घास पर बैठ गए, जबकि उनके साथी केवल 1 दर्जन मीटर दूर चिंता से देख रहे थे। अब मेरा प्यारा साथी तुम्हें छड़ी से मारना चाहता है, ये देखने के लिए कि तुम क्या आवाजें निकालते हो, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं। पहला, तुम किस देश से हो? दूसरा, तुम्हें भगाने के लिए क्या करना होगा? यह मामला टोटेम के बीच सुलझा लिया गया है, ये चर्चा या शिकार करने के ऐसे असभ्य प्रयासों के लिए नहीं है। जादूगरों ने अपने दांत पीस लिए, उसे कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे जो उसके पास पहले से नहीं थी। वे बारिया से हैं। दाना जादूगर ने मेरे द्वारा एकत्रित एक शव पर एक टोकन को पहचान लिया। हॉक ने उसे सूचित किया। ठीक है, मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करूंगा। आपको बारिया ने यहां अवशेष का लाभ प्राप्त करने के लिए भेजा था। ये बात तो स्पष्ट है। हम उन बुनियादी विवरणों को छोड़ सकते हैं, और मुझे परवाह नहीं है कि आपको किस गुट, कबीले या स्पेलेब्लेड संप्रदाय से काम पर रखा गया था। इसलिए हम सीधे महत्वपूर्ण भाग पर जा सकते हैं। आपको दूर करने के लिए क्या करना होगा? क्या आपके लोग स्वेच्छा से चले जाएंगे? क्या मुझे कुछ अधिपतियों को यहां बुलाना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए? पीछे हटने के बारे में आपका निर्देश क्या है? जो जादूगर बाहर पकड़े गए थे, वे कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, इसलिए काल ने आगे बढ़कर अवरोध में एक छेद कर दिया, जिसके माध्यम से उसने एक और चेन लाइटनिंग डाली। जवाबी कार्रवाई आधी अधूरी थी, केवल 1 दर्जन कमांडर रैंक के आग के गोले थे जिन्हें ज्वलंत शरीर ने कुचलकर नष्ट कर दिया। क्या मेरा उच्चारण स्पष्ट नहीं है? मैं अभी अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। मुझे सम्राट रैंक के भाड़े के सैनिकों को आपके अवरोध में भेजने के लिए मजबूर मत करो, उन्हें आदेश दो कि जो भी हिले उसे मार डालो। काल ने सुझाव दिया। ठीक है, तो फिर हम ये काम कठिन तरीके से भी कर सकते हैं।